नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट मनीष त्रिपाठी, सचिव मध्य प्रदेश टैक्स लाभार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ साथ पैनल में आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट पीके दास साहब जो उज्जैन से हैं, भोपाल के प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई अमित तिवारी जी हैं, और साथ ही साथ बीटीपीए के पांडे जी हैं, और कन्वेनर एडवोकेट नीलेश कुशवाहा है। साथियों, बड़े बड़े हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि जिन हस्तियों को हम टीवी चैनलों पर सुनते थे और ये लगता था कि कब हम इनको अलाइव मतलब लाइव देख पाएंगे और इनसे वन टू वन बात कर पाएंगे, ऐसी एक दिग्गज हस्ती रेस्पेक्टेड संदीप जैन साहब, जिनको आपने जी बिजनेस में जो न्यू जी बिजनेस जो फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है जिसमें इक्विटी शेयर्स एंड कमोडिटी मार्केट से जो व्यक्तिगत पर्टिकुलर न्यूज देता है, उसमें आप एक्सपर्ट पैनल के तौर पर आपने उनका सुना होगा, जैन साहब का जेम्स। तो ये फेमस पर्सनालिटी है हमारे बीच में, वो कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कि जैन साहब ने हमें समय दिया और हम आज ये क्षण हमारे साथ आया है। चूंकि समय ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और जैन साहब को हम सुनना चाहेंगे, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक व्यवस्था होती है कि हम कैसे उनको सम्मान दे सकें। तो चूंकि वर्चुअल है तो सम्मान बुके के माध्यम से, किसी गुलाब के माध्यम से या किसी स्मृति चिन्ह के माध्यम से तो नहीं दिया जा सकता, शब्दों के माध्यम से जरूर दिया जा सकता है, जिसमें मैं मेरे बड़े भैया सीनियर एडवोकेट जो उज्जैन से हैं, एडवोकेट पीके दास साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनके वेलकम नोट के तौर पर आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द बोले सर। सबसे पहले तो मैं गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको, जैन साहब को भी नमस्कार, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स या जितने भी हमारे श्रोता इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में जो एक नवाचार यानी जो समयानुकूल है बिल्कुल एकदम उस तरह के विषय पर एक नवीन शुरुआत जो की गई है इस वेबिनार को आयोजित करके, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता मार्गदर्शक के रूप में श्री संदीप जी जैन साहब उपस्थित हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि बताया कि ये आज का वेबिनार एक हमारी जो टैक्स की जो मैटर्स हैं उससे थोड़ा सा लीक से हटके जरूर है, लेकिन ये टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अहम महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में उनको स्वयं को जानकारी होनी ही चाहिए। तो ऐसे आयोजन करके भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और एमपीटीएल बीए ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। मैं अपनी ओर से टैक्स बार एसोसिएशन ग्वालियर, टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन उज्जैन, टैक्स बार एसोसिएशन सागर, कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन छतरपुर, टैक्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट एसोसिएशन रीवा तथा भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इन सभी के पदाधिकारियों, सदस्यों और इसके अलावा उनके साथियों का सबका मैं स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मैं संदीप जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभारी हूं कि आपने अभी तक तो हम लोग आपको, जैसा कि मनीष भाई ने बताया है कि जी बिजनेस पर हम यदा कदा देखते रहते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं साहब कि जैन साहब के जेम्स क्या हैं। आज हो सकता है कि इन जैन साहब के जेम्स से हमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत रूप से तो फायदा हो सकता है, साथ में प्रोफेशनली भी हम एनरिच हो सकते हैं उनके ज्ञान से। तो ऐसे आयोजन करने के लिए और उसमें उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जैन साहब खुद अपने आप में जेम्स हैं, और उनसे जो हमें मिलेगा डेफिनेटली उन शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चमत्कार साबित होगा और उस जेम्स की तरह साबित होगा। मैं आदरणीय अमित तिवारी जो प्रेसिडेंट है भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के, आदरणीय अमित तिवारी जी से बोलूंगा कि सर आप संदीप सर के सम्मान में दो शब्द बोलें सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, संदीप जी को मेरा नमस्कार, उपस्थित सभी जो ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को मेरा नमस्कार।
आज भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन को दूसरी बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम संदीप जैन साहब को दूसरी बार सुन पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। जब हम लोगों ने पहली बार संदीप जैन साहब को बुलाया था तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बुलाया था, और उसके बाद इतनी डिमांड उठी थी कि उनको एक बार और बुलाया जाए, और शायद हम लोगों ने संपर्क भी किया था, समय नहीं हो पाया था क्योंकि हम सभी लोग टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और टैक्स में डील करते हैं। लेकिन जब कोरोना काल में काफी लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तौर पे शेयर मार्केट की तरफ काफी रुझान आया था, तो उस समय जो खुले थे डीमेट अकाउंट इतने ज्यादा खुल गए थे, और आज भी चल रहा है, तो इस वजह से काफी ज्यादा इस चीज पे डिमांड आई हुई है कि शेयर मार्केट और सिर्फ जैन साहब के जेम्स को ही उन्हीं को इनको यहाँ बुलाया जाए और उनसे चीज को समझा जाए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैन साहब का, जो उन्होंने हमारे एक छोटे से अनुरोध को स्वीकार किया और अपने एक बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर और हमारे को दोबारा ये अपने आप को सुनने का मौका दिया लाइव। वैसे तो हम तो उस पर सुनते ही रहते हैं चैनल पर, लेकिन आज भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर का बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उनको हम सुनेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी पदाधिकारियों का, और जो यहाँ पे है संदीप जैन साहब का, दास साहब का, और मैं समय की बचत कमी के कारण सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। चूंकि आज का विषय है, जो है टॉपिक है प्लान एंड बूस्ट योर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, ये आज का विषय है। क्योंकि आज के विषय के जो प्रमुख वक्ता आदरणीय संदीप जैन साहब हैं, संदीप जैन साहब के बारे में एक बहुत छोटा सा परिचय दूंगा, क्योंकि समय की कमी का हमेशा ये वक्तव्य आ रहा है लोग वक्ताओं के माध्यम से, आदरणीय अमित जी ने भी बोला है। तो मैं छोटा सा चूंकि बताना चाहूंगा कि आप हस्ती क्या हैं, आपकी मौजूदगी हमारे लिए क्यों जरूरी और क्यों सौभाग्य हमारा कि आप हमारे साथ हैं, और क्या हम पाने वाले आगे आने वाले समय में आपको सुनकर। आप बेसिकली जो आपका एक फर्म है ट्रेड सिर्फ ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में आप डायरेक्टर हैं, आप जो कि 2003 से लगभग 19 साल से पर्टिकुलर कमोडिटी शेयर मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रही है, और उसमें लीडिंग फर्म के तौर पे आपकी फर्म जानी जाती है। अब कोई व्यक्ति इतना गुणी हो जाता है तो कहीं ना कहीं से शिक्षा का तो सम्मान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ से ये काबिलियत आई है। तो कहीं ना कहीं उन इंस्टीट्यूशंस का नाम भी आना चाहिए जहाँ से जैन साहब ने ये शिक्षा पाई है। आपने गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से आपने हायर एजुकेशन लिया, मिठीबाई कॉलेज से आपने बैचलर्स की डिग्री ली है, केजी सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने हायर स्टडीज आपने किया है। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल्स मैंने जब उसमें गूगल देखा था तो बहुत सारी उपलब्धियां थी, लेकिन चूंकि समय के कारण मैं छोटा सा रेफरेंस करते हुए इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। आप मेंबर सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एक्सचेंज मेंबर एसोसिएशन एंड जो एसोसिएशन है राजस्थान एक्सचेंज मेंबर्स एसोसिएशन, उसमें आप पदाधिकारी हैं। आप जी बिजनेस प्लस सीएनबी की आवाज पर आप रेगुलर, आप बाकायदा पैनलिस्ट के तौर पर, आप एज ए कंसल्टेंट के तौर पर आपकी उपस्थिति दर्ज की गई। जी बिजनेस पे आप मतलब मोस्टली आप खास तौर पर जाने जाते हैं जैन साहब के जेम्स के नाम से, जिसमें आप रेगुलर पार्टिसिपेट करते हो, लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं शेयर कमोडिटी को लेकर। ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हैं, ये पूरा मैं 2-3 पेज है मेरे पास। जैन साहब मैं मतलब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े रेनॉन्ड चैनल पे आते हैं वो कोई छोटी हस्ती तो नहीं होगी। तो मैं इसमें शॉर्ट में बहुत सारी चीजें आपको बता दूं कि आप शेयर मार्केट से संबंधित जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी में आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स पर आप कई फोरम पर अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, नॉलेजेबल आर्टिकल्स हैं जो इक्विटीज पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज पर आपका आपका फोकस रहता है, और आप अपनी सर्विसेज लोगों को देते आए हैं, और मीडिया चैनल्स से लेके कई संस्थाओं को आप देते आए हैं। और आपका खैर बहुत बड़ा नाम है, सौभाग्य हमारा आप आए।
अब मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ों से मैं पहले तो सर से एक निवेदन करूंगा कि सर पहले तो मैं आपके प्रमुख शब्द शुरू के, फिर क्वेश्चंस कुछ जो लोगों ने मेरे पास भेजे हैं और कुछ लाइव चलेंगे कमेंट बॉक्स पर, आप भी खुद भी देखेंगे और मिस्टर अपार जो बैक एंड से हमें सपोर्ट दे रहा है वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चन जो लोगों के मेरे पास आए हैं, मैं आपसे आपसे उत्तर आपकी ओपिनियन चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपका उद्बोधन चाहूंगा कि आप आज उपस्थित हुए हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं और हम लोगों को सौभाग्य आपने दिया है, धन्यवाद। तो थोड़े से 2 शब्द आपसे सुनने, फिर अपन अगली इस पे आएंगे, आपकी टिप्स एंड जो ट्विस्ट है उसको आनंद लेंगे। सर थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही इलाबोरेट और बहुत वंडरफुल वर्ड्स और मेरे को इंट्रोडक्शन, मतलब इतना लैविश इंट्रोडक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जितना रिस्पेक्ट और सम्मान, देखिए एक तो एमपी हार्ट ऑफ द कंट्री है और वहाँ का जो हिंदी का जो वर्चस्व है और जो आप लोग जिस तरीके से मुझे भारी भड़कम शब्दों में जो मेरा वेलकम कर रहे हैं और जो आप लोगों ने बड़ाइयाँ की है, अमेजिंग इट इज। तिवारी जी ने बोला, दास साहब ने बोला, पांडे जी हैं, कुशवाहा जी को तो स्पेशल थैंक्स, इन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया कि सर आपको सेमिनार में आना। और मुझे जब भी एडवोकेट्स होते हैं, मतलब देखिए एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन है और प्लस भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर्स, तो बेसिकली देखिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए एक स्पेशल रेस्पेक्ट है, बहुत जबरदस्त। और आज तो एक दफा देखिए कि मैं आज जो इवनिंग को जो मैंने 4 बजे पहले शेड्यूल था और 3 बजे किया, कि आज शाम को यहाँ के एक बहुत बड़े टैक्स प्रैक्टिशनर है, उन्होंने एक मॉक सेशन रखा है फॉर टैक्स रेट्स, तो शाम को हमारे जीतो में वहां जाना है। तो मैं इसीलिए मैंने थोड़ा प्रीपोन करवाया, त्रिपाठी जी को और कुशवाहा जी को मैंने रिक्वेस्ट किया। एंड सीखने की इच्छा हमारी भी रहती है और आज इत्तेफाक से 4-5 मेरे मीटिंग्स वन आफ्टर दी अनदर है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा जल्दी भी मैं रख रहा हूँ कि भी 4-4:15 बजे तक अपन खत्म करेंगे। बट यस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। और एक चीज और, एक कंप्लेंट आप लोगों से, मुझे लगा था कि आप लोग मुझे भोपाल इन पर्सन बुलाओगे, तो मैं तो बहुत ज्यादा इच्छुक था क्योंकि भोपाल मेरे से बहुत ज्यादा मतलब क्लोज टू द हार्ट सिटी है, क्योंकि मैं वहां 3 बार 4 बार आकृति बोल के पहले नेचुरोपैथी सेंटर हुआ करता था, जो कि अब नहीं रहा, वहां खूब गया हुआ हूँ। और भोपाल इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, लेक है, और ओवरऑल मैंने मेरा जब करियर स्टार्ट किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं समर ट्रेनिंग के तौर पे, तब मैं भोपाल, इंदौर और एमपी का ही इनफैक्ट वो किया था पूरा सर्वे, कोई पर्टिकुलर प्री लॉन्च सर्वे था। सो ऑलवेज एमपी हैज अ वेरी स्पेशल रोल इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस और मेरी करियर में जो शुरुआत थी 1998 से। तो मैं देखा कि वापस से मेरी वो मेमोरीज को मैं रिवाइव करूंगा और भोपाल जाएंगे। बट आपने तो कहा कि ये वेबिनार है, बिल्कुल जब भी आप लोग फिजिकली भी मुझे चाहेंगे, आपका कोई सेमिनार करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, हम ऑल इन, और मैं बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ आऊंगा और शायद वहां पे और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। सर सौभाग्य होगा और आज आपने टास्क भी दे दिया कि हमें आपको बहुत जल्दी भोपाल बुलाना है, आपकी व्यस्त समय से समय लेकर भोपाल आपको बुलाना है। सर अब चूंकि अब ये कार्यक्रम बिल्कुल अब चालू हो चुका है पूरे तरीके से, सारी प्राथमिक जो बातें होती हैं उसके पश्चात, सबसे पहले सर चूंकि आप इस क्षेत्र में आ गए हैं, आपको लोग जानते हैं और आप इस क्षेत्र में काफी कमांड रखते हैं और आपकी रुचि रही, तो एक जनरल सा सवाल आता है कि आपका इस फील्ड में आगमन कैसे हुआ और आपकी इस क्षेत्र में रुचि कैसे बढ़ी, कि ऐसी क्या बात इनमें आपने महसूस की कि आप इस क्षेत्र में आए और आज आप लगातार अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सर। या बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। इनफैक्ट शुरुआत के लिए बेस्ट सवाल यही होता है कि मैंने कैसे शुरुआत की। और मैंने भी शुरुआत, देखिए मैं बेसिकली आजकल देखिए जब आपके कोरोना काल आया तो कई रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स और कई 11th 12th और कई बच्चे, बड़े बूढ़े, सब लोग इस पूरे फील्ड में अट्रैक्टेड हुए हैं। और मैं भी 1991-92 में हर्षद मेहता का पीरियड था, तब चारों तरफ शेयर मार्केट हुआ करता था, तो मैं भी अट्रैक्टेड हो गया था। और आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। मैं 11th क्लास में था तब मैंने पहली बार रिलायंस का शेयर्स लिया। मैंने मम्मी से मांगे 20,000 रुपए, तो 180 रुपया का रिलायंस था तभी, और मैंने तब लिया था। उसके बाद तो कई बोनसेस और कई चीजें आ गई, तो मैंने स्टार्ट किया। फिर 12th में आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट हो जाता है एक शेयर लेते ही, पढ़ाई करना जरूरी है, तो मैंने पढ़ाई को बहुत अहमियत दी। फिर मैंने बीकॉम, जब बॉम्बे में था, वापस से बॉम्बे में तो हवा में भी वहां पे शेयर्स और काफी फाइनेंशियल वर्ल्ड और फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की, तो वहां पे मैं जब बॉम्बे पढ़ाई करने गया
मिठीबाई कॉलेज में। तो वहां पे टाइमिंग्स कॉलेज की ऐसी थी कि 10 मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप फ्री हो जाते हो कॉलेज से। फिर दिन में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड यूटिलाइज माय टाइम, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुवाहाटी और असम से हूँ, नलबाड़ी बोल एक शहर है वहां से। तो मुझे लगा कि बॉम्बे इतनी दूर जाके अगर मैं समय को यूटिलाइज करूं, तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए समय देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सारी समय को यूटिलाइज करें। और उस टाइम पे मेरे को मम्मी ने जब बॉम्बे भेजा, मेरी मदर फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं कॉमन सेंस को बहुत अहमियत देता हूँ। तो उनका वो जो कॉमन सेंस था, और वो एक बात रोज कहती थी कि रोज एक चीज पढ़ के सुना है। तो आई हैव बीन अ वेरी वोराशियस रीडर। मैंने खूब बुक्स पे इन्वेस्ट किया। मैंने कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए की किताबें मैंने खरीदी भी होगी मेरी जिंदगी में। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और खूब पढ़ते हैं हर चीज को। आजकल तो क्या गूगल और यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल बाबा, ये सारे इतनी चीजें आ गई है, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाती है और बहुत इजीली मिल जाती है। बट उस टाइम पे हर चीज को किताब से पढ़ना पड़ता था। अगर आपको वोकैबुलरी बढ़ानी है तो किताब पढ़नी पड़ती थी, क्विज है तो किताब पढ़नी पड़ती थी, आपको अगर बैडमिंटन सीखना है तो किताब पढ़नी थी, योगा, ये सारी चीजें मैंने की है। और मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पॉकेट मनी बनाने थे, तो मैं मार्केट सर्वे, सबसे इजी जॉब होता है स्टूडेंट के लिए, वो जॉब मैंने किया। तो फिजिकली मार्केट सर्वे मुझे मजा नहीं आ रहा था। एक लकीली मुझे इन्वेस्टर्स गाइड, इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि मैं 12th से पढ़ते आ रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए, ये जो पिंक न्यूज़पेपर्स है इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन पेपर्स को रोज सब्सक्राइब करके पढ़ते हैं। और मैं भी लकीली उस टाइम पे मुझे इकोनॉमिक टाइम्स में एक इन्वेस्टर्स गाइड बोल के एक पेपर आता था, और उसका एक रोज पोल होता था हर वीक। और उसमें देखिए आप, लकीली किस्मत भी होती है कई बार, सारे जो बड़े बड़े दिग्गज आज जिनको हम सुनते हैं, जैसे रमेश दमानी जी, निर्मल जैन, गुल टेकचंदानी, नीलेश शाह, ये सब उस टाइम पे नॉर्मल हुआ करते थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 94 की, जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था। तो मैं उनको टेलीफोनिकली इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, और मुझे सिर्फ 30 रुपए एक इंटरव्यू के मिलते थे, बट इतना मजा आता था। पूरे महीने में 50-60 इंटरव्यू लेते थे, और 1500 रुपए कमा के भी बहुत मजा आता था। फिर उसी टाइम पे मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो बेस्ट वे, मैं बोलता भी जाऊंगा स्टोरी, और साथ साथ में एक चीज और बोलता रहूंगा कि कैसे कर सकते हैं। जिनको भी शुरुआत करनी है मार्केट्स में, द बेस्ट वे इज टू डू अ प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, दैट इज आईपीओ, ओएफएस, बायबैक, और म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी। जैसे कि अगर मेरा बेटा है, तो मैंने जैसे उसने इंटर्नशिप की, पहली सैलरी मिली, तो उसको सबसे पहले ये सिखाया कि आपको एसआईपी करनी है। तो उसने पहली इनकम से शुरुआत की एसआईपी की, 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। तो बेसिकली लाइफ स्टार्ट होते ही, भले आप 18 साल के, 20 साल के होते हैं, इमीडिएटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इट अर्ली। मैं अब आज अगर कोई प्रेजेंटेशन होता, तो मैं दिखाता कि जल्दी शुरू करने के और लेट शुरू करने के कंपाउंडिंग का जो बिगेस्ट सरप्राइज है, 8 वंडर जिसको कहते हैं। और कंपाउंडिंग करना बहुत जरूरी है पैसों को। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमा के उसको राइटली इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो वहां पे मैंने फिर उसको म्यूचुअल फंड सिखाया। तो मैं यही कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, ओएफएस, बायबैक, तो जो भी लोग आते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं हर फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और एक एचयूएफ। एचयूएफ को लाइटली मत लीजिए, आप लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, आप लोग और ज्यादा समझेंगे। मैं कम से कम 1000-2000 एचयूएफ के अकाउंट्स तो खुलवा चुका हूं इंडिया में। मैं टीवी पे भी बोलता हूं, मेरे यहाँ जब भी कोई लोग आते हैं, हर क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पहले एचयूएफ अकाउंट बनाइए, एक अलग से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, भारत सरकार ने, टैक्स बॉडी ने दिया है। तो इस चीज को बिल्कुल फायदा उठाएं। और फिर आप एचयूएफ में और इन 5 अकाउंट्स में, इवन माइनर में भी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलआईसी का आईपीओ आया, 15,000 करके आप 5 अकाउंट में लगाते हो, और 1000 रुपए भी आ जाते हैं आपके एक अकाउंट से। अगर कमाई, अभी पता नहीं परसों, अभी तो जो ग्रे मार्केट की प्राइसेस हो, तो 25 रुपए माइनस में चल रहा है, यानी कि 45 रुपए जो डिस्काउंट मिला है, उसके बाद माइनस 25-20 रुपए मिलेगा। बट फिर भी 1000 रुपए भी अगर 15,000 पे मिलते और 5 अकाउंट में लगाते, तो 5000 रुपए होते, जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। आपका अकाउंट में पड़ा पैसा 75,000 से ब्लॉक हुए हैं 7 दिन के लिए, और उसमें आपको पैसा बन के मिलता है। तो ये अगर आप, इसको हम लोग प्राइमरी पार्टिसिपेशन बोलते हैं। इस चीज को अगर करते हैं, सारी एक्टिविटीज में आप डिसाइसिवली और अच्छे से जुडिशियसली करते हैं, साल के एंड में आप देखेंगे कि 2-2 लाख रुपए हर अकाउंट में फंसाते हैं, तो 60 से 70,000 रुपए की कमाई होती है हर साल। और ये चीज को हर फैमिली को, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहिए, और हम लोग सबसे पहले ये चीज सिखाते हैं। और जब भी कोई बंदा इन्वेस्टर बन के आता है या ट्रेडर बन के आता है हमारे यहाँ, या रेगुलर ट्रेडर ऑलरेडी बंधा हुआ है, सबसे पहले बोलते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आप शेयर मार्केट में आना चाह रहे हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं चाहिए कि मुझे वो सीए और वो, बट एटलीस्ट वो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस,
ऑप्शंस में अगर आता है तो ऑप्शंस में एडवांस्ड ऑप्शंस, ग्रीक्स, ये सीख के आप उतरे मार्केट में। मतलब बिना सीखे बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए मार्केट में। मतलब मैंने 2-3 गलतियां जिंदगी में की हुई है। मैंने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं आईपीओ से स्टार्ट किया, फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और ट्रेडिंग करते करते उंदा बदला सुंदा बदला, आईटीसी को शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, कभी उंदा बदला में खरीद रहा हूँ, सुंदा बदला में, तो मैंने खूब पैसे खोए। और फॉर्चुनेटली एमबीए के दौरान मैं पहुंच गया रमेश दमानी जी के पास, और रमेश दमानी जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि देखो भाई, मैं 18 घंटा देता हूं और मैं फिर भी ये नहीं बोल सकता कि मैं पैसा कमा सकता हूं मार्केट से, और तुम 18 मिनट दोगे, एमबीए कर रहे हो साथ में, जहां पे तुम पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो, डोंट डू दिस। आप या तो फुल फ्लेजेड आइएगा और प्रॉपर रिसर्च करके मार्केट में आइए, पढ़ाई कीजिए, स्टडी, रीड एंड रीड। वो सबसे पहले यही बोलते हैं। वो इतने सारे न्यूज़पेपर रोज के पढ़ते हैं, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि 6 घंटा पढ़ाई में जाते हैं, तो वो उस टाइम पे वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएस का, यूके के पेपर्स, लंदन, ये सारे पेपर जो पढ़ते थे। तो इस तरीके से पढ़ाई और प्रॉपर एक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए शेयर मार्केट की, जो वो इन्वेस्टर इंसान आता है मार्केट में उसके पहले कर क्या है। फिर हम लोग, कोई भी क्लाइंट आता है उसको सबसे पहले, जो भी मुझे फोन करता है, सबसे पहले मैं मेरे ऑफिस में बोलता हूँ इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चनर हमने बना रखा जो कि हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उस क्वेश्चनर को भरे। उसमें इतने बारीकी से सवाल पूछे गए कि आप इंश्योरेंस कौन सा ले रखे हैं, टर्म प्लान ले रखे हैं क्या, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं क्या, म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं क्या, आपने एफडीज में कितना कर रखा है, गोल्ड में कितना कर रखा है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कितना कर रखा है, शेयर मार्केट में आपने एफएनओ में ट्रेड करते हो गया, अगर एफएनओ में करते तो ये सारी चीजें हैं क्या। तो हम ये पूछते हैं कि अगर आप पैसिव पार्टिसिपेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, और बेस्ट पार्टिसिपेशन देखिए, आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए और आप पैसिव पार्टिसिपेशन कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, पीएमएस। अगर आपके पास थोड़े पैसे तो आप म्यूचुअल फंड के पास जाइए, 50 लाख है तो आप पीएमएस के पास जा सकते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने को तो आप एआईएफ के पास जा सकते हैं, और कुछ नहीं लगाना दिमाग तो आप सिंपली निफ्टी के ईटीएफ में आप एसआईपी कीजिए। इससे बड़ा मंत्र मैं नहीं दे सकता। इतना सब कुछ कर लिया, और हम बड़े बड़े, हमारे यहाँ से क्लाइंट निकले जिन्होंने 100 50 करोड़ रुपए जिंदगी में कमाए हैं, वो भी कमाई करके निफ्टी में ही पैसा लगाते हैं। निफ्टी के 20 या निफ्टी के ईटीएफ जिनको हम बोलते हैं, उसमें आप नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट है, इजीएस्ट एंड नो ब्रेनर, क्योंकि निफ्टी में खराब कंपनियां निकल जाती है और अच्छी कंपनियां घुसती जाती है, तो आपको कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, और वहां पे पैसे भी कम लगते हैं, फीस भी कम लगती है। तो ये चीज एक है कि इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। और मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ जो बताया, तो जब मैंने को रमेश दमानी जी ने बोला कि गलती करे, तो मैंने बिल्कुल बंद किया और मैंने बहुत पैसे खोए। मेरे पापा ने फिर मुझे एक डांट लगाई कि मैंने बॉम्बे तुमको पढ़ने भेजा था और मैं आसाम में टेररिस्ट के बीच में बैठ के पैसा कमाता हूँ। तो कई बातें टर्निंग पॉइंट्स होती है आपकी लाइफ में। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब ये जो पैसा ये मैं अपने बलबूते पे कमाऊंगा, जितना मैंने खोया, द फिगर वाज ह्यूज। फिर मैंने पूरी 10 साल तक मैंने अलग अलग बिजनेसेस एक्सप्लोर किए, बट मैंने धीरे धीरे बिना पैसे के जो काम हो सकता है, जो मेरी पर्सनालिटी थी, जो मेरी एमबीए की डिग्री थी, तो उससे मैंने डीएसए बना। डीएसए मतलब लोन्स बेचते थे, इंश्योरेंस बेचते थे, फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी ली। ये सब करते करते थोड़ी कैपिटल बनी, फिर धीरे धीरे मेंबरशिप ली, फिर धीरे धीरे 10 साल बाद जब हुआ तब इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो इस तरीके से मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसे मार्केट में बिना सोचे समझे सूझबूझ के नहीं कूदे, एजुकेशन पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। और मैं एक और बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे आप लोग बहुत क्वालिफाइड एलएलबीज है, सीएस है, सब है, बट आप लोग भी जब मार्केट में आते हैं, आप अपने कंसल्टिंग करियर में तो खूब क्लाइंट्स को अच्छे से कंसल्ट करते हैं, बट जब मार्केट में आते हैं तो हम भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर, आम जो गलती करने वाला रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इवन आई ऑल्सो डू दिस। मैं ब्रोकर की टेबल पे बैठता हूँ तो मैं अलग सोचता हूँ, अगर मैं जी बिजनेस के पैनल पे बैठता हूँ तो मैं अलग सोचता हूँ, जैन साहब के जैन से रहा हूँ तो अलग सोचता हूँ, बट खुद जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो खूब गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों से सीखना है हमें और डिसिप्लिन अप्रोच लाना है। तो मैं एक 360 डिग्री अप्रोच भी बनाया हूँ मार्केट के लिए, और उसके ऊपर मेरा एक वेबिनार सेमिनार भी था अभी गोवा में, और उसके ऊपर मैं जल्द ही कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जिसको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर ऑप्शंस, टैक्स प्लानिंग कैसे करें। जैसे मैंने एचयूएफ का बोला, मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट्स में आप काम कीजिए, आप वहां पे टैक्सेशन बेटर मिलता है, बेनिफिट 25% ही लगता है। तो इस तरीके की सारी चीजें बताते हैं। आप माइनर का भी अकाउंट खोलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके रिटर्न्स को एनहांस करते हैं। और कई बार मार्केट्स में इतना बड़ा फ्री लंच है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, और उस फ्री लंच को अपन अवेल नहीं करते, जैसे कि ये छोटे छोटे पैसे बहुत बड़ी कैपिटल बन जाती है। तो इन सब पे ध्यान दे। एंड दिस इज हाउ फिर मैंने मेरा
ब्रोकिंग करियर से जब पैसा बनाया, फिर 2012 में मैंने रिसर्च पे स्पेशल फोकस देना शुरू किया। मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कमोडिटीज में हमने देखा खूब पैसा खोया लोगों ने। मैंने एमपी यूपी हर जगह करीब 500 टर्मिनल्स चले करता थे हमारा सब ब्रोकर टर्मिनल्स, जो कि लास्ट में रह गए 50। तो फिर मैंने बोला ऐसे अगर क्लाइंट बनाते जाए और मरते जाएंगे क्लाइंट, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर 2011-12 में रिसर्च पे बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस किया, पूरा वापस से अपनी एमबीए की पढ़ाई को वापस से पढ़ाई की, और फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते गए। और आज 2018 तक मुझे एकदम एक्लेमेशन मिल गई कि संदीप जैन साहब के जो स्टॉक्स है, और अनिल जी ने मुझे ब्रेक दिया था सीएनबीसी आवाज में, तब जैकपॉट शेयर्स चला करते थे और खूब अच्छे स्टॉक्स निकले। फिर हम उनको देखते हैं, एसआरएफ वगैरह 100 रुपए में रेकमेंड किए हुए, मतलब एलेम्बिक फार्मा 60 रुपए में रेकमेंड किया हुआ, इन टाइप के स्टॉक्स अब आज देखते हैं तो मल्टीबैगर हो चुके हैं। तो धीरे धीरे रिसर्च पे और फोकस। और आजकल बेस्ट पार्ट क्या है, एनालिटिक्स। आजकल अगर आप मोबाइल एप्स देखते हैं, आप मनी कंट्रोल एक ऐप है, आप मार्केट्स मोजो एक ऐप है, आप स्टॉक एज बोल के एक ऐप है, screener.in है, इन सबको अगर आप अच्छे से यूज करते हैं, आपको एक्चुअली में रिसर्च जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, लोगों को ब्लूमबर्ग की सर्विस लेनी पड़ती थी, रॉयटर्स की लेनी पड़ती थी, मैगजीन देखते थे, इन सबको देख के अब हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से यूज करते हैं। trendline.com है, इन सब मोबाइल एप्स को आप लोग यूज कीजिए एंड बहुत अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। और इवन जैन साहब के जेम्स के तो कई लोगों ने screener.in पे बना रखे, आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे करके रिसर्च, और फिर टीम बनाई, एक फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, एक ऑप्शंस देखता है, एक खाली कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हैं, हर तरीके के ट्रैकर्स बनाए हैं। हालांकि चलिए ये मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैंने कर लिया, बट कोई नहीं, आप लोग भी ये मोबाइल ऐप्स को यूज करके अपनी रिसर्च को और एनहांस कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स तो देखिए देखना ही पड़ेगा, टेक्निकल्स के साथ टाइमिंग करनी पड़ती है। इस तरीके का मेरा टेक्नो फंडा अप्रोच रहता है, और इस तरीके से मैंने रिसर्च को सीखा और मैंने सबकी ट्रेनिंग ली। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का भी 3-4 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, टेक्निकल एनालिसिस का 3-4 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है, सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कुछ नहीं छोड़ते हैं, जहां पे भी नॉलेज कुछ भी मिले उसको लेना है। ऑप्शंस का 4 दिन का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, एकदम ग्रीक्स तक का। इन सबको करने के बाद समझ में आता है कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है और हम कहाँ रह सकते हैं। तो मुझे सब में से सब समझ में आया कि मुझे टेक्नो फंडा अप्रोच करना है। मतलब आई हैव टू सिलेक्ट फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड आई हैव टू टाइम इट थ्रू टेक्निकल्स, मतलब एंट्री और एग्जिट टेक्निकल्स के थ्रू हो, और जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक हो वो फंडामेंटल्स के थ्रू हो। एंड दिस स्ट्रेटजी इज वर्किंग वेरी वेल, और इस तरीके से मैं जैन साहब लोगों के सामने लाता हूँ। सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब तो आपके जो पहला उद्बोधन है उसी में मिल गया, जिसमें मेरा एक पहला क्वेश्चन जो था कि एक छोटे निवेशक को बाजार को कैसे देखना चाहिए एवं बाजार में प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, और मार्केट में आने से पहले निवेशक को किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने छोटे छोटे पैसे को सुरक्षित भी रख सके और छोटी छोटी कमाई भी कर सके। हालांकि इसमें बहुत कुछ आपका जवाब आ गया था, लेकिन फिर भी कुछ और अगर इस पे आप देखिए, आपके जो ये सवाल है इन सब के जवाब मैंने मेरे पूरे जो मैंने करियर बताया, मेरा जो जर्नी बताई, इन सब में है। मैंने जानबूझ के जो मेरा इंट्रोडक्टरी जो आंसर था उसमें मैंने इन सब चीजों को इंक्लूड किया है। तो बेसिकली देखिए, प्राइमरी अप्रोच रहना चाहिए, प्राइमरी पार्टिसिपेशन कीजिए। सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो हमने प्लान एंड बूस्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी बोलते हैं। तो देखिए, टर्म प्लान है या नहीं, सबसे पहले तो वो देखिए, आप कितना पैसा कमाते हैं। पहले तो आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, फिर आप वेल्थ मैनेजमेंट पे आएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं बोलता हूँ कि पहले तो टर्म प्लान लेना है, फिर एक अच्छा हेल्थ प्लान लेना है, ये हो गई रिस्क प्लान। एक एक्सीडेंटल प्लान लेना है, अगर आपको हाउस इंश्योरेंस लेना है, ये इंश्योरेंस में पहले पैसे खर्च करें, फिर उसके बाद पैसे बचते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, फिर म्यूचुअल फंड्स के बाद पैसे बचते हैं तो फिर आप आईपीओ और ओएफएस और बायबैक्स में लगाएं। तो इस तरीके का एक होलिस्टिक अप्रोच मार्केट में होना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास खूब पैसे हो गए हैं तो पीएमएस में जाइए, ईटीएफ्स के बारे में मैंने आपको बताया। और प्लस मार्केट में आने के पहले प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, पढ़ाई किए बिना मार्केट में मत उतरिएगा। टीवी पे मुझे सुन के शेयर्स मत लीजिएगा, लोगों की टिप्स पे शेयर्स नहीं लेना है। सामने वाला टिप दे रहा तो उसको 1 मिनट लगती है, आप screener.in पे जाइए, मनी कंट्रोल पे जाइए, आप एक बार व्हाट इज पी मल्टीपल, बुक वैल्यू तो सबसे देसी तरीका है कि कोई कंपनी की वर्थ जो इक्विटी प्लस रिजर्व्स बना के जो बुक वैल्यू होती है अगर 200 रुपए है और वो स्टॉक अगर 2000 रुपए में मिल रहा है तो 10 गुना बुक वैल्यू पे क्यों चल रहा है, फिर उसको जस्टिफाई कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बुक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं, पीएसयू बैंक बुक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि दे आर गुड।
मैं तो उन्हीं शेयर्स को अच्छा मानता हूं जो 1:1 पे चले, क्योंकि कई बार क्या होता है कंटिजेंसी लायबिलिटी या कच्चा पक्का बहुत कुछ किया हुआ रहता है तो लोगों का बुक वैल्यू से नीचे चलते हैं स्टॉक। पास्ट में होता था, बट अब आप लोगों ने जो कंप्लायंस को फैलाया है, कंप्लायंस की जो नॉलेज को आप लोग फैला रहे हैं, मतलब मैं तो ये बेस्ट पार्ट बोलूंगा, इंडिया इतना गवर्नेंस और इतना कंप्लायंस जो पिछले 2 साल में 3 साल में किया है वो कभी नहीं हुआ। और अब मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, पहले लार्ज कैप्स में इसलिए लोग घुसते थे कि वहां पे गड़बड़ियां नहीं देखी जाती थी। अब मैं बोलता हूँ कि छोटे स्टॉक्स में भी नहीं होती, आप क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं, क्रिसिल की रेटिंग आती है, इन सबको देखिए। मतलब आप अपना एक रिसर्च का अप्रोच रखना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, अपने को सामने वाले की बात पे विश्वास नहीं करना है। मैं बोलता हूँ, मैं जैन साहब के जेम्स देता हूँ, मैं सब कुछ देख के आता हूँ, सब कुछ बढ़िया से बताता हूँ, फिर भी एक बार अपने आंखों से जरूर से उसको देखें, क्योंकि मैं जिस दिन बोलता हूँ सकता हूँ उस दिन वो 10% चला हुआ हो। आप नाम नोट कीजिए, आप उसको बाद में रिसर्च कीजिए, नीचे आए रोटी को ठंडी कीजिए, चाय को कई लोग ठंडी करके पीते हैं, ज्यादा गर्मा गर्म में जीभ जल जाती है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि प्राइमरी अप्रोच रखें। सेकेंडरी अप्रोच के लिए अगर आपके पास समय है, आपके पास आपके प्रोफेशन में, आप एक बिजनेस में प्रोफेशनल हो, तो मैं तो बोलूंगा कि सेकेंडरी मार्केट में भी नहीं आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म कीजिए, बात अलग है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास फुल टाइम अगर ट्रेडिंग करने का टाइम हो तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस, टारगेट ट्रैक करना, मोबाइल ऐप पे बैठना, आप एक अगर प्रैक्टिस में हो और आप दिन भर ये करते रहोगे तो आपके प्रैक्टिस में आप उतना खो दोगे जितना आप स्टॉक मार्केट से कमाओगे नहीं। मतलब आप स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपया लगाओगे तो 20-25 लाख रुपए कमाओगे। और आप अपने करियर में, आप लोग इतने एबल प्रोफेशनल्स हैं और इतने लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे और क्लाइंट को होलिस्टिकली कंप्लायंस और उनकी पूरी लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आप देखना क्लाइंट्स भी पैसा हमें ज्यादा देगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और क्लाइंट्स और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो 20 लाख रुपए आप अपने प्रोफेशन से कमा सकते हैं बाय गिविंग दैट एक्स्ट्रा टाइम व्हिच यू आर गिविंग इट टू द स्टॉक मार्केट। हर आदमी बेसिकली लाइफ को रिएक्टिवली लेता है, प्रोएक्टिवली नहीं लेता है। 31 मार्च को रिटर्न भरता आदमी। सीएस भी ऐसे ही होते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी ऐसे ही होते हैं, और वकील भी बुरा मत मानिएगा, जिस दिन डेट आती है उसके 2 दिन पहले क्लाइंट से बात करता है। सब लोग ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, ब्रोकर भी ऐसे, सब लोग ऐसे होते हैं। तो लाइफ में प्रोएक्टिव होने की डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। पहले से पहले कैसे किया जाए, प्रोएक्टिव अप्रोच इन एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ आजकल सीएस आते हैं, मैं सीएस लोग को बोलता हूँ कि आप लोग खाली रिटर्न्स भरते हो, कोई क्लाइंट के पास अगर एचयूएफ अकाउंट नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो आप लोग उसको गाइड कीजिए, प्रोएक्टिवली गाइड कीजिए। जनरली क्या होता है, सब बड़े जो क्लाइंट होते हैं उन 80-20 का रेशियो हर जगह चलता है, तो 80% टाइम वो 20% बिग क्लाइंट्स में जाती है, बाकी लोगों के लिए नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जब अगर फुल टाइम बिजनेस में देंगे तो अपने पास समय भी ज्यादा रहेगा और छोटा क्लाइंट भी बड़ा बन जाता है। हम लोग कई बार ऐसा, हम प्योर ब्रोकिंग करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे क्लाइंट को बड़ा बनाया है, हमने उनको टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर दिलाए हैं, हमने उनको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफिस में बुला बुला के सिखाया है। सब ब्रोकर बनाते तो उसको 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर आते हैं। सो बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन योर, अगर स्टडी करे तो स्टडीज में, ऑक्यूपेशन करे तो ऑक्यूपेशन में, और बिना बात का फुल टाइम मार्केट्स में घुसते तो फिर फुल टाइम रहिए, फिर उसके लिए पूरी जी जान लगाइए, सीएमटी कीजिए, सीएफए कीजिए, सारे कोर्सेज डिग्रीज ले लो, फिर आप मार्केट में घुसो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे घुस के 0.05% का रेशियो है जो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। मेरे यहाँ 40,000 क्लाइंट है, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100 क्लाइंट कौन है जो पैसा कमाए हैं। देयर आर ओनली 30 और 40, मतलब हाथ पे अंगुलियों पे मैं नाम ले सकता हूँ जिन्होंने पैसे कमाए। बट टेक्निक फंडामेंटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वहां बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बट वो चीज बोलना इजी होती है, इंप्लीमेंट करना बहुत टफ होता है। आपने आईटीसी ले लिया, चलता नहीं है तो आप परेशान होते हो, 2 दिन अगर भाव टूट जाता है आप भाव देखने लग जाते हो। तो ये सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, और उसको उठने के लिए आपको कई बार ये सारी चीजें झेलनी भी पड़ती है। मैं भी आज बोलना इजी होता, मुझे भी आज 25 साल लगे हैं इस चीज और इस तरीके से और इस कन्विक्शन के साथ बोलने के लिए। बट यस, इट हैपेंस। आज मैंने बोला तो हो सकता है किसी के तो ट्रिगर करेगा ही, और ट्रिगर करेगा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। धन्यवाद जैन साहब। मेरा एक क्वेश्चन यही था कि प्रोफेशनल को कैसे देखना चाहिए मार्केट को। समय की कमी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपने अभी उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया कि बीइंग एन प्रोफेशनल आपको किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्या एस्पेक्ट्स उस पर देखने चाहिए। सर, कोरोना काल में नए नए इन्वेस्टर बढ़े, चूँकि घर में कोई काम नहीं था, ऐप इजीली अवेलेबल था, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल गया, और आपके डीमेट भी खुल गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी खुल गया ऑनलाइन, तो नए इन्वेस्टर कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़े। तो इस
पीरियड में, चूंकि आपने अभी अपनी बातों में बताया कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है और खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ये सारी बातों से पता चला। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि ठीक है, हमने कर लिया, हमने जैन साहब को सुन लिया, नहीं उनको नहीं है स्टडी का टाइम, या और सब स्टडी करते होते तो जैन साहब सब नहीं बन जाते ना, बात ये भी है ना। एक आप मेरी बात को सुनिएगा, तो ऐसे लोग जो निवेशक के तौर पर कोरोना के टाइम पे इन्वॉल्व हुए, मार्केट बढ़ा और आज मार्केट की स्थिति सबके साथ, तो उनके लिए मार्केट को कैसे देखना चाहिए और आगे कैसे बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा इस तरफ आपका ध्यान जाए सर। देखिए, ये तो क्लियर है कि इस 2 साल में गजब के पैसे बनाए हैं। लकी वो लोग थे जो मार्च 25 तारीख के बाद एंट्री लिए मार्केट में, अप्रैल 1 2020 से न्यू फाइनेंशियल ईयर से एंट्री लिए, उन्होंने खूब पैसा बनाया और 2 साल एक गोल्डन पीरियड की तरह गया। और उस टाइम पे तो जो शेयर बोलो, जो शेयर लिए 4-4 गुना 5-5 गुना हुआ। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट्स में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 14-15% का ही कैगर है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये मानना पड़ेगा कि आज भले आपने 100% कमा लिया हो, बट नेक्स्ट 5 साल हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कमाए और आपका भी जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो IRR है, वो सेम हो जाएगा। तो मार्केट में अब टफ समय देखने को मिल गया है कि इतने दिन क्या था, सरकार ने इतने इंसेंटिव, सोप्स और ये सब दे रखे थे, दुनिया भर का स्टिमुलस डाल रखा था मार्केट में, तो स्टेरॉइड्स डाल रखा था, उसकी वजह से मार्केट कोरोना के नेगेटिव इंपैक्ट को भी नजरअंदाज करके अच्छा खासा ऊपर चला गया। बट अब जिस दिन गवर्नर साहब ने 40 बेसिस पॉइंट अचानक से आके 2 बजे 2:30 बजे बढ़ाया और उसके बाद देखिए मार्केट कैसे करेक्ट किए, या फिर फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया, मार्केट्स कंटिन्यूअसली करेक्ट कर रहे, क्योंकि उन्होंने उस समय मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें दी और अब वो धीरे धीरे अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो अनवाइंडिंग करेंगे तो नॉर्मलसी की तरफ जाएगा ना मार्केट, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे स्टेरॉइड्स पे आप जिंदगी भर अपनी जिंदगी चला लेंगे या मार्केट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट्स अपने रियलिटी चेक कर रहा है बिना, और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वांटिटेटिव ईजिंग, और इतना नोट प्रिंट हुआ है वर्ल्ड ओवर, इतनी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई, तो इस अब इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। और ये एक अच्छी खासी सिचुएशन थी जो सेंट्रल बैंकर्स को समझ में आती थी, इकोनॉमिस्ट को समझ में आती थी। तो अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज की रेटें बढ़ा रहे हैं, तो देयर कैन बी अ स्टेज ऑफ स्टैग्फ्लेशन, जहां पे स्टेग्नेंसी भी आ जाएगी और इन्फ्लेशन भी आएगा, जो कि वर्स्ट सिनेरियो होता है, डिफ्लेशन और स्टैग्फ्लेशन। तो मेरी यही राय है कि अब जो एक पार्टी टाइम थी, लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, वो नहीं रहे। जिन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे को बचा के कैसे रख सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। बिना बात की ट्रेडिंग मत कीजिए। जैन साहब के जेम्स सुबह में देता हूँ 9:30 बजे, उस टाइम पे जो पहले बोलता था मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। पहले बोलता नहीं था तो 20% सर्किट लग जाता था, फिर धीरे धीरे वो 10 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर वापस से 15-20 पे चला गया, फिर अब ऐसा हो गया कि 2%, 3%, 4% चलता है। क्यों? क्योंकि अब लोग वाकई में डर गए हैं, और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि अब हमें जो पैसा हमने बनाया उसको कैसे बचा के रख सकते हो, राइटली चैनलाइज कैसे कर सकते हो। सकता है कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर सकता है, हो सकता है कि अभी एफडीज कैन बी ए गुड ऑप्शन। तो हमने रियल एस्टेट को जिसको एक्सप्लोर करना, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप जाके प्रॉपर्टी खरीदिए, आप खरीदिए REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है उनमें से 80% लोगों को REITs के बारे में नहीं पता हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ और पूछता हूँ। मैं इनविट के बारे में पूछता हूँ, IRB इनविट आया था। तो REITs क्या होते हैं? एम्बेसी REIT एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, 2017 में लिस्ट हुई थी। जितने भी उनके ऑफिसेज, प्रीमाइसेस हैं, प्रॉपर्टीज थी, उनको पूल करके, रेंटेबल प्रॉपर्टीज को पूल करके उन्होंने एक फंड बनाया और उस फंड में से लोगों को यूनिट्स दी और उस यूनिट की ट्रेडिंग होती है। मैंने, जैसे मेरे मम्मी के, पापा के जो भी रिटायरमेंट के फंड्स है, मैंने FD से निकाल दिया, मैं इक्विटी से निकाल दिया, मैं म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करने देता हूं तो टैक्स सेवर के हिसाब से देता हूं। बाकी मैंने सारे REITs में डाल दिए, नॉट इवन इनविट में भी डाल रखा था, क्योंकि ये टोल वाले जो थे, टोल बंद था तो ये सारे टूट गए थे। एक टाइम पे हमने 33 रुपए पे IRB इनविट को रिकमेंड किया था, आज वो 60 रुपए और उसपे करीब 22 रुपया डिविडेंड भी आ चुका। तो पिछले 2 साल में वो 3 गुना हो गया। तो शेयर्स भी 3 गुना हुए और एक आपका सेफ इन्वेस्टमेंट भी 3 गुना हो गया। वैसे REIT ऐसे लेवल पे अभी इसमें आपको 8 से 10% का रिटर्न बैठेगा आने वाले सालों में। राकेश झुंझुनवाला जी है स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग REIT, उन्होंने भी न्यूज में दिया है।
और कई लोग पूछने लग गए, कई बड़ी बड़ी जो बैंक ऑफ अमेरिका और इन्होंने REIT के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी और लोगों को अब बता रहे अपने क्लाइंट्स को। तो मैं भी यही बोलूंगा कि आप, हो सकता है कि कई जगह कई बार आपको हर बार 20% 25% रिटर्न के पीछे भागने के चक्कर में रिस्क नहीं ले बिना बात की, आपको कैपिटल को सेव करना, और अगर अपनी कैपिटल 15% भी ग्रो करती है तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न, बिलीव मी, इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। क्योंकि आप अगर अपने पैसे को 26% से ग्रो करते हैं, 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होता है। राकेश झुनझुनवाला जी ने अगर 30 साल में, सपोज उन्होंने 10 लाख रुपए उस टाइम पे लगाए, तो उन्होंने क्रिसिल में लगाए या टाइटन में लगाए, तो 10 साल में 10 लाख रुपया वाली चीज हो गई आपके 1 करोड़ रुपया। फिर वो 1 करोड़ वाली में राकेश झुनझुनवाला के एग्जांपल देते हैं, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स में 20 टाइम्स होता है वही पैसा, अगर आपका पैसा 26% से ग्रो करता है। और उसके बाद तो चलिए इस तरीके की कंपाउंडिंग होती है। तो आपको मल्टीबैगर, कई लोग आते हैं मेरे पास, सर कोई मल्टीबैगर बता दो। मल्टीबैगर मिलते नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, आपको उस कैपिटल को ग्रो करनी पड़ती है। अब 26% इज नॉट एन इजी टास्क। अगर अपने 15% और 18% भी होता तो 18% में भी रूल ऑफ 72 होता है, डिवाइड कर दीजिए 72 को 18 से, तो 4 साल में आपका पैसा डबल, सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड रिटर्न। तो मेरे हिसाब से लोगों को अब जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और मार्केट हो सकता है कि एक लंबे करेक्शन की तरफ भी जा सकता है। और नेक्स्ट ईयर क्या है कि आपके इलेक्शन का ईयर है, प्री इलेक्शन ईयर बोलते हैं उसको, तो सरकार भी सोशलिस्टिक हो जाती है। जैसे कल एक न्यूज थी कि सारे PSU बैंक टूटे थे, न्यूज ये थी कि PSU बैंक्स को सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि जितने भी उनके NCLT में जो कंपनीज थी, पावर कंपनीज हो रही है, इनको वापस से फंडिंग करें, उनको रिवाइव करने की कोशिश करें। NTPC को लगाया कि उनकी एफिशिएंसीज को बढ़ाएं और जो पावर शॉर्टेज है इंडिया में उसको ठीक करें। तो ये एक सोशलिस्टिक अप्रोच हो गया, जो कि अब PSU बैंक्स को वापस से एक खराब क्वालिटी ऑफ एसेट जो उन्होंने नेगेटिव कर रखा था, उनको पैसा देना पड़ सकता है। तो ऐसे सोशलिस्टिक मेजर्स अभी आने वाले 1 साल में और देखने को मिलेंगे 2023 में। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल रहने वाला है। जो हमने 18,600-700 का हाइस देखा, मुझे नहीं लगता कि इस साल में देखने को मिलेगा। बाकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर आ जाए, कोई बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ जाए तो बात अलग है, बट ओवरऑल टेक्निकली 16,800 जिस दिन टूटा उस दिन से हम लोग बहुत बेरिश हो गए, क्योंकि 200 डिब्बा था मार्केट का। और अब 15,671 एक ऐसा लेवल है जो यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे पैनिक बॉटम था 3 मार्च को, वो अगर टूटता है तो एक नए घर खुल जाएंगे। सो वन हैज टू बी कॉशियस, बिना बात की ट्रेडिंग मत कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जहां कन्विक्शन है उन स्टॉक्स को लेके बैठे रहिए, और अभी एवरेज करने की भी कोशिश एक बार नहीं करें। एवरेज करने का भी टाइम आएगा, और स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग करें तो बेहतर है। धन्यवाद सर। कुछ ऐसा समझ में आया है कि जो कि बाजार में करेक्शन आगे आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखते, ड्यू टू जो RBI ने जो रेपो रेट में बढ़ोतरी करी है 40 पैसे की, उसको देखते हुए, और कहीं ना कहीं बाजार ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12% से लगभग अभी गिरा है। अब ऐसे बीच में इसका असर तो खैर बढ़ती हुई महंगाई से, ऑब्वियस सी बात है, रियल एस्टेट से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ऑटोमोबाइल्स सब पर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल और सीमेंट दोनों महंगे हुए हैं। इसका प्रभाव तो कंपनी के रिजल्ट्स पे आएगा ही आएगा, रियल एस्टेट पे इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात संभल के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आगे भविष्य को देखते हुए। सर इसमें एक छोटा सा मेरा एक सवाल मेरा व्हाट्सएप पर आया है, कोई अच्छे इन्वेस्टर होंगे, काफ़ी नॉलेज वाले होंगे, उन्होंने एक सवाल किया कि FII का रोल बाजार में क्या है, और जो वर्तमान में भविष्य जो अभी परिस्थितियां हैं, इसमें FII का पैसा क्या भविष्य में आने का उम्मीद है, जिससे मार्केट बढ़ेगा क्या, ऐसा कुछ लगता है? देखिए FIIs बहुत स्मार्ट मनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आजकल मैं एक बात और बता देता हूँ, FIIs भी अलग अलग टाइप के हो गए हैं। कई लोग इंडिया से जाके भी FPIs खोल के वो FIIs के रूप में आता है पैसा, दुबई जा रहे हैं या टैक्स हेवंस में जाके वो लोग कर रहे हैं काम। और जो एक्चुअल FIIs होते हैं, कौन से टाइप के FIIs, कई बार वो जापानीज FIIs होती है तो उनकी अहमियत अलग है, US के FIIs है तो उनकी अहमियत अलग है। बट यस, FIIs आर वेरी स्मार्ट मनी। आप देखिए पिछले 7 महीने से कंसिस्टेंटली बेचे जा रहे हैं, और इंडियन रिटेल पब्लिक का जो पावर था, DIIs को उन्होंने खूब पैसे दिए, म्यूचुअल फंड्स को, और जिस तरीके से अभी SIPs हुई हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा अवेयरनेस हुआ है, एक तरीके से जन सैलाब हुआ है, हर आदमी म्यूचुअल फंड की बात करने लगा है, वो जो पैसा डला उसकी वजह से मार्केट सरवाइव कर गया। ये जो लेवल मेंटेन्ड है, अदरवाइज वो लोग जिस तरीके से हेवी सेलिंग कर रहे हैं, 2-2.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है, तो वो और भी मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता।
बट फॉर्चुनेटली आवर ओन मनी रियली हेल्प, और ये पैसा आगे भी आते रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोग डिमोटिवेट होकर एसआईपीज बंद करेंगे, बट फिर नए लोग आ जाएंगे। सो अब क्या होगा कि अगर एसआईपीज का अमाउंट कम हो जाता आना और डीआईआईज भी कहीं सेलर्स बन जाए और एफआईआईज भी सेलर्स बने हुए हैं, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में। बाकी एफआईआईज ऐसे नहीं है कि वो लोग ने इंडिया में ही बेचा है, हर जगह बेचा है, क्योंकि जब भी रेट हाइक यूएस में होता है तो जो वो लोग का एक जो कैरी ट्रेड होता है, जब वहां पे सस्ते ब्याज पे लेके यहाँ पे महंगी जगह पे लगाते हैं, वो चीज अब देखने को मिलेगी उल्टी तरफ। अब वो लोग अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे और वहां अगर 2-2.5% उनको कैपिटल में मिलते हैं तो वो लोग वहां पार्क करेंगे। उनके लिए 2-2.5% का ब्याज बहुत बड़ा ब्याज होता है। और यहाँ इमर्जिंग मार्केट्स में आप जब अपॉर्चुनिटीज कम देखने को लगेगी तो निकालेंगे। बट यस, इंडिया इज वन ऑफ देयर फेवरेट डेस्टिनेशंस। जो भी आप एफआईआईज और बड़े बड़े धुरंधर इन्वेस्टर्स को सुनते हैं तो वो हमेशा इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इंडिया चाइना +1 का बेनिफिशियरी है, रशिया +1 का बेनिफिशियरी है, और इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन पहले एक जगह लगता था, वो था गवर्नेंस को लेकर। अब वो भी सुधर गई है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडियन मार्केट्स, आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडियन बिजनेसमैन, आई एम वेरी बुलिश ऑन द इंडियन कंपनीज। ये सब बहुत अच्छा करेंगी। रॉ मटेरियल की प्राइसेस और ये सब टेम्पररी होती है, बट ओवर द पीरियड हर मद्दी का मार्केट जनरली 2-2.5 साल रहता है। तेजी का मार्केट इस तरीके का एक टाइम फ्रेम होता है जो कि हम आज 25 साल में देखने को मिला हमें, और हिस्टोरिकली भी देखते हैं। मैंने अभी इनफैक्ट ट्वीट भी किया था ऐसा कि हर बार ऐसा लगता है कि मार्केट खत्म हो गया, आगे क्या आगे क्या, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट कि आप लिवरेजिंग नहीं करें, बिना बात के एवरेजिंग नहीं करें, क्योंकि लिवरेजिंग करते हैं तो आपका पैसा बहुत जल्दी साफ हो सकता है। एफएनओ में ट्रेड करेंगे तो बिना स्टॉप लॉस के नहीं करें। और एफआईआईज जो है ये लोग हमेशा सेलर नहीं रहेंगे, ये लोग बीच में एक बार बायर भी बने थे, और ये लोग बाइंग करते कैसे हैं अभी भी। जैसे अगर कल आप एफआईआईज का डेटा देखें तो उन्होंने निफ्टी को खरीदा है, तो दैट दे हैव डन सम शॉर्ट कवरिंग। उन्होंने इंडेक्स निफ्टी कुछ स्टॉक्स को खरीदा एफएनओ के, बट कैश मार्केट में बेचा है। सो यू नेवर नो कब अलग अलग तरीके की पोजीशन होती है। बट यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एफआईआईज बहुत स्मार्ट मनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को मैं रोज अपडेट करता हूँ ट्विटर पे, आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। एवरी डे आई अपडेट दैट एफआईआईज ने क्या बेचा, क्या लिया, एफएनओ में क्या किया, उसको एनालाइज करने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। इट रियली गिव्स अ वेरी गुड वे ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट्स। सर एक और क्वेश्चन ऐसा है कि यूएस फेडरल रिजर्व से क्या उम्मीद करें, ये किस तरह बाजार में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का एफआईआई ही, मतलब यूएस का जो फेडरल रिजर्व से क्या उम्मीद करें अपन कि वो किस तरीके से अभी भविष्य में क्या परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि बड़े ये स्मार्ट लोग हैं। हाँ, नहीं देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और फेड देखिए एक चीज बहुत अच्छी हो गई है इन दिनों में, ये लोग सरप्राइजेस नहीं देते हैं। इन्होंने बहुत क्लियरली अपने प्लान्स को बताया कि हम बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो भी 3-4 बार तक इन्होंने रेट हाइक नहीं की। मार्केट्स को देखते हैं, रशिया यूक्रेन वाला टाइम आया तब भी इन्होंने बहुत जुडिशियसली, बहुत बैलेंस्ड वे में, शब्दों के अंदर शब्द रहते हैं। जैसे आप लोग लीगल वाले लोग हैं तो आप लोग तो पढ़ना और समझते हैं, वो लोग भी बहुत सिस्टमेटिकली बात करते हैं। और जब बात किया करते करते हमेशा ये बोला कि हम बढ़ाने वाले हैं, तो इस बार जब बढ़ा भी तो लोगों को सरप्राइज नहीं मिला। मार्केट सरप्राइजेस से डरता है, नेगेटिव सरप्राइजेस से डरता है। अगर हो रहा है तो उसको धीरे धीरे डिस्काउंट करता है। और यस, वो लोग और भी बढ़ाएंगे, हो सकता है 2-2.5% तक भी जाएगा। तो मार्केट्स में ये तलवार तो लटकी हुई है कि फेड रेट हाइक करेगा, और वो लोग भी इन्फ्लेशन को लेकर बहुत चिंतित है। यूएस के इन्फ्लेशन रेट्स इंडिया से ज्यादा है, इंडिया 7.8 और वो 8.1 या 3 आया। इस तरीके की रेट्स, और यूएस में जो 1%, 2% भी नहीं देखते। और आप जाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं है। यूरोप में जाएंगे तो लगता ही नहीं है चेंज है। मतलब मैं 2012 में यूएस गया और 2016-17 में गया तो फर्क ही नहीं पता चलता, एकदम सेम हुआ। दुनिया ऐसा लगता रुक गई है। और अपने इंडिया में अगर 10 साल बाद कोई शहर में चले जाओ तो लगेगा कि तो रास्ता ही पहचानना भूल गया। मैं मेरे लोकल टाउन का रास्ता पहचानना भूल जाता हूँ। बॉम्बे में पढ़ा बड़ा, वहां पे भूल जाते हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट अपनी कंट्रीज में वहां पे नहीं है। और वहां अगर ऐसा इन्फ्लेशन आता तो बहुत फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल फेड के ऊपर नजरें बनाई रखनी चाहिए। सेंट्रल बैंक सारे के सारे, भले वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या ईसीबी हो या जापानीज डाउ, सब लोग कर रहे हैं। हाँ सर, समय है सर आपके पास अभी कुछ और? कर सकते हैं अपन, 10-15 मिनट और कर सकते हैं बस। हाँ सर आईटी शेयर्स में निवेश को लोग बड़े आकर्षित होते हैं, आईटी कंपनी में फ्यूचर देखते हैं। तो आने वाले समय में आईटी शेयर्स के बारे में आपके व्यूज क्या है?
ये भी अच्छा सेक्टोरल सवाल है, बट ठीक है। आईटी की मैं एक चीज बता देता हूँ, ये वैसे बहुत अच्छा सेक्टर है। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। मैंने खूब आईटी स्टॉक्स को रेकमेंड किया जैन साहब के, जेम्स में, और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। बट यस, कोरोना काल के दौरान एक चीज समझ में आ गई लोगों को, जो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन है, इसका रोल, और किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भले इंडिविजुअली आज देखिए ना, हम बैठे हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं जूम पे। पहले जूम किसने देखा था, मतलब होता था, बातचीत नहीं करते थे, बट आज एक रेगुलर बिहेवियर में आ गया। मैं जी बिजनेस का पहले स्टूडियो जाता था, स्टूडियो नहीं होता था तो शो नहीं होता था, और अब रोज हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोग स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हो गई। तो ये एक ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, भले ही वो इंडिविजुअल का हुआ हो, और हर कंपनी को समझ में आ गया कि डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो आज की दुनिया में नहीं चल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आईटी की डिमांड को और बढ़ाते जा रहा है। हर तरीके से आईटी कंपनीज को बेनिफिट मिलना है, अच्छे समय पे भी और नेगेटिव समय पे। और नेगेटिव समय पे जब ये बहुत खराब था, तो आप लोग को याद हो, अगर आप लोगों ने मुझे नोटिस किया हो, मैं सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को उठाया था और फार्मा स्टॉक्स को उठाया था। मुझे लगता है कि फार्मा की डिमांड बढ़ेगी। कोरोना काल था तो हमने फार्मा बोला, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो हमने आईटी स्टॉक्स उठाए, फिर लोग ट्रेडिंग में ज्यादा लग गए तो मैंने सीडीएसएल को रेकमेंड किया। इस तरीके से एक एक स्टोरीज को निकालना पड़ता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सर्टेनली रिजल्ट्स इतने बुरे भी नहीं आए, बट ओवरऑल आईटी पे बेरिशनेस आ रखी है मार्केट में, क्योंकि नैस्डैक भी टूट रहा है, तो उसका भी एक इंडियन आईटी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी बेनिफिट नहीं हुआ। बट यस, जिनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, मतलब मुझे इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ब्यूटीफुल कंपनीज, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनीज इंडिया में है, विश्वास नहीं होता, टॉप 5 आईटी कंपनीज या छोटी छोटी कंपनियां, सबके प्रोमोटर्स और आप जो फाउंडर्स है उनको देखेंगे, वर्ल्ड क्लास फाउंडर्स है। मतलब आप वो लोग आईआईटीएंस है, आईआईएम्स है, अच्छी टीम लेके बैठे हुए हैं। और इंडियंस लोग की, जो आप जानते हो, इंडिया इज द बैक ऑफिस फॉर द वर्ल्ड, तो सारा काम इंडिया में होता है। तो इंडिया की आईटी कंपनीज को तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी नीचे आए स्टॉक्स तो लेने का समय है। मैं डिफेंसिव सेक्टर भी आईटी, इस समय पे जब मार्केट में कुछ नहीं रहता तो लोग भी ऐसे टाइप के स्टॉक्स में जाते हैं जहां पे डेट्स नहीं हो, कैश फ्लोज अच्छे हो। तो आईटी में तो जबरदस्त कैश फ्लोज और डेट्स, कोई भी आईटी कंपनी अगर डेट लेती है तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन मार्क से देखा जाना चाहिए। और वैसी कंपनीज ढूंढिए जहां पे डेट्स नहीं है, और मोस्टली नहीं है, 2-4-5 कंपनियों को छोड़कर, और वो लोग अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आईटी स्टॉक्स विल डू वेल। एक बार हो सकता है करेक्शन आया हो, बट इतना करेक्शन आ चुका है कि अब कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट मुझे लगता है कि होएगा। और जिस तरीके से अभी डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ है, इन सब का बेनिफिशियरी आईटी। हाँ, डेफिनेटली सर। सर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस तरह के मार्केट में क्या खरीदा जाए? क्या एफएमसीजी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है क्या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? एफएमसीजी इज आल्सो नॉट बैड, क्योंकि अगेन वो डिफेंसिव सेक्टर की मैंने बात कही। तो एफएमसीजी में देखिए, अब रूरल पुश इंडिया में आने वाला है। मैंने जैसे प्री इलेक्शन ईयर की बात कही, अभी तो चलिए हम 2022 में, 2023 में, अब सरकार क्या होता है, धीरे धीरे वो इलेक्शन मोड में आएंगी, या ओवरऑल होता ही है, इट्स ए नेचुरल फेनोमेनन में, कोई इस सरकार की, कोई भी सरकार हो, कोई भी कंट्री हो। तो अब धीरे धीरे, और रूरल में जिस तरीके की ग्रोथ है, रूरल में एग्री जीडीपी जिस तरीके से बढ़ी है इंडिया की पिछले 2-3 साल में, और जितने फैसिलिटीज सरकार दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है। आप लोग आज एमपी में, जब 1998 में प्रोजेक्ट करने गया था, तो मुझे याद है एमपी में 10 रुपए के नोट प्लास्टिक में मिलते थे। किस मतलब एक्चुअली में बहुत ज्यादा वहां का रूरल इंडिया डिफिकल्ट था और डिफरेंट था, और वहां पे एक्चुअली में गरीबी देखने को मिलती थी। बिहार, राजस्थान, यूपी, सारे नॉर्थ ईस्ट के गरीब स्टेट्स हुआ करते थे, बट अब हर जगह डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये डेवलपमेंट रूरल में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी रूरल से चलेगा, और एफएमसीजी ऐसी चीज है कि जहां डाउनसाइड रिस्क नहीं है। और ये कहाँ जाएंगे, मतलब डाबर है, एचयूएल है, आईटीसी इज अ वेरी वेरी गुड सेफ हेवन स्टॉक। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, 200 रुपए से बोलते हैं, 180 से बोल रहे हैं, 135 भी गया था कोरोना काल वाले दिन जब सर्किट लगा था, तो वहां से भी आज 250 है। और अभी भी देखिए मार्केट के साथ टूटा नहीं है। और अगर किसी को ऑप्शंस आता तो आईटीसी के ऑप्शंस के साथ प्ले कीजिए, फ्यूचर्स में लीजिए, पुट बेचिए, कॉल बेचिए। आप देखिए, जो जितना नहीं चलेगा आईटीसी, उतनी आपको खुशी होगी, क्योंकि आपको ऑप्शंस और पुट राइटिंग करके ब्याज मिल रहा है। तो ये थोड़ा टेक्निकल ट्रेडिंग है, बट हम हमारे क्लाइंट्स को ये करवाते हैं। ओके सर। सर, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनके शेयर, चूंकि ये बहुत ज़्यादा कैपिटल वाले नहीं है, इनके अगर भागीदारी अगर अपन इंडियन इंडस्ट्रीज में देखना जाए, लेकिन छोटे इन्वेस्टर, चूंकि हम लोग बी और सी क्लास सिटी से बिलोंग करते हैं मोस्टली,
तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसा विश्वास उस तरह की एमएनसीज में नहीं होता है, क्योंकि लेबर सस्ती हो रहा है। जैसे बांग्लादेश को देख रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इन परिस्थितियों को देखें, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं जिनके इश्यूज हैं अभी, मतलब मार्केट में बड़े सस्ते रेट में अवेलेबल हैं, तो क्या उनमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? बहुत ज्यादा प्रगति तो नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं आपको दिखता भविष्य में? बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट ये दोनों सेक्टर ये दोनों सेक्टर मेरे वैसे फेवरेट सेक्टर्स हैं। पेपर में मैंने खूब स्टॉक्स दिए हैं और इस बार पेपर स्टॉक्स के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि पिछले कोरोना काल में पेपर का इंडस्ट्री जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, रिजल्ट्स भी हल्के आ रहे थे, मगर अब सही आने लगे हैं। और भले वो जेके पेपर हो, शेषाशाही पेपर हो, गजब के रिजल्ट्स दिए हैं। मैंने स्टार पेपर, साउथ इंडिया पेपर, वन आफ्टर दी अनदर पेपर स्टॉक्स रेकमेंड किए और सब बहुत अच्छा करे। आंध्रा पेपर है, इन सबको देखिए। टेक्सटाइल स्टॉक्स, कल नितिन स्पिनर के रिजल्ट्स आए थे, परसों गजब के रिजल्ट्स आए और टेक्सटाइल स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग इन अ वे, और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, नीचे आए तो लेना है। बट इनमें सब में डेट्स पहले बहुत हुआ करते थे, बट अब कंपनियों ने अपने कैश फ्लोज इतने अच्छे आए तो इन्होंने अपने डेट्स को कम किया। तो डेट इक्विटी रेशियो को भी साथ में देखिए। पहले एक टाइम था 4-4, 5-5 टाइम्स के डेट इक्विटी रेशियो पे टेक्सटाइल स्टॉक्स काम करते थे। फिर सरकार को समझ में आई कि हम बांग्लादेश से पिछड़ रहे हैं, या टेक्सटाइल स्टॉक इन टेक्सटाइल सेक्टर इन द कंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री, तो इसीलिए ये लोग काफी इस सेक्टर को पीएलआईज, इंसेंटिव्स खूब दे रहे हैं। तो बेसिकली पीएलआईज का बहुत बड़ा रोल है। आप अभी नहीं पता चलेगा, ये सब 10-10 साल, 5-5 साल पता चलेगा बाद में कि पीएलआईज ने क्या रोल प्ले किया है, क्योंकि ये सीधा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। आप पैसा कमाओ या नहीं कमाओ, चाइना ने ये सब किया हुआ, तभी वो लोग अपने प्रोडक्शन से सस्ते में माल डंप करके चले जाते थे। तो इंडिया में भी होगा, तो पीएलआईज का बहुत बड़ा बेनिफिट है, दोनों सेक्टर को मिलेगा। एंड टेक्सटाइल्स में आई एम बुलिश, मुझे बहुत सारे स्टॉक्स दिखते हैं। और ये रेडीमेड गारमेंट्स वाले, क्योंकि इनके ओमनी चैनल है, तो आदमी ऑनलाइन भी बेच पाता है, आजकल ऑफलाइन भी बेच पाता है, तो ये मैन्युफैक्चरर्स को तो फायदा होने वाला है। तो स्टे पुट, इन्वेस्ट किए हुए हैं तो क्वालिटी स्टॉक में जरूर से इन्वेस्टेड रहिएगा। मैंने काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं, जैसे कि नितिन स्पिनर है, या इंडो काउंट है, या एसपी अपैरल्स है, या सियाराम सिल्क मिल्स है, बहुत सारे आई कैन नेम इट, सो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। सर अगला क्वेश्चन है सर, जो सर सीमेंट कंपनियों में लागत बढ़ने के बावजूद क्या अभी सीमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना उचित होगा वर्तमान परिस्थिति में? सीमेंट कंपनी में लागत बहुत अच्छा सवाल, और एमपी वालों को तो ये सवाल पूछना ही चाहिए, क्योंकि सतना वगैरह सर हमारे यहाँ जेके बिरला, सतना पूरा एमपी में रीवा बेल्ट सतना बहुत ज्यादा है सर। भाई एमपी और राजस्थान तो गढ़ है सीमेंट का, आप हम हमारे दोनों का स्टेट। तो मैं ये कहूंगा कि सीमेंट स्टॉक्स में देखिए कोल की प्राइसेस और रॉ मटेरियल की प्राइसेस की वजह से रिजल्ट्स हल्के जरूर आएंगे, बट सीमेंट एक अलग तरीके से चल रही है। सीमेंट इंडस्ट्री है तो वैसे कमोडिटी, और इसमें पहले तो ये ब्रांडिंग हुआ करती थी, बट ओवरऑल कमोडिटी की तरह लिया जाता था। बट अब जिस तरीके से सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश, और इस बजट में इतना बड़ा इंफ्रा स्पेंडिंग के ऊपर बजट बताया गया है, और सर्टेनली हो भी रहे हैं खर्चे, दिखता भी है, चारों तरफ खूब काम हो रहा है, तो सीमेंट सेक्टर उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। रियल एस्टेट अगर बढ़ता तो सीमेंट इज अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। तो सीमेंट सेक्टर को डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सीमेंट सेक्टर को प्रॉब्लम है सप्लाई साइड की, जो कि रॉ मटेरियल्स अभी बढ़ रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स अभी हल्के आ रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो बड़ी कंपनीज है सीमेंट की, और इवन मिड कैप, स्मॉल कैप, मैंने तो एक के बाद एक बहुत सारे दिए हुए हैं। बड़ी कंपनीज में मैं अगर बड़ी की बात करें तो मैंने अल्ट्राटेक भी बोला हुआ है, तो अंबुजा भी बोला हुआ है, एसीसी भी बोला हुआ है, श्री सीमेंट भी दिया हुआ है, और छोटों में मैंने अंजनी पोर्टलैंड, जिसका नाम नहीं सुना, वो भी दिया हुआ है, डेक्कन सीमेंट है, या इवन स्टार्ट सीमेंट नॉर्थ ईस्ट में है, हर जगह। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक अपना कार्टेलाइजेशन है इनका, और वो कार्टेलाइजेशन से प्राइसिंग को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, जो कि बहुत ही सालों से चल रहा है, और इसीलिए इनको प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस की वजह से मार्जिन्स पे इंपैक्ट आ रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी मेंटेन्ड है। सो मेरे हिसाब से सीमेंट स्टॉक्स जहां नीचे आए तो धीरे धीरे थोड़ा सा आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं, बट लेट्स सी, पहले ब्रॉडर मार्केट्स भी इंप्रूव होना जरूरी है। बट यस, ले रखा हो तो बिल्कुल होल्ड करके रखे क्वालिटी स्टॉक्स। सर चूंकि अब सीमेंट की बात आई है तो कहीं ना कहीं सीमेंट रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ साथ मेटल भी। क्या अभी जो परिस्थितियां मेटल को देख के सर लगती है, जो ओवरऑल मैंने कुछ चीजें देखी हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्या मेटल शेयर में अभी मतलब इन्वेस्ट करना या इससे दूर रहना बेहतर होगा अभी वर्तमान परिस्थिति?
मेटल्स को? ये सवाल बहुत अच्छा आपका, और मेटल्स ने गजब की रैली दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेटल्स में मैं एक बात कहूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त सिक्लिकल और कमोडिटी ओरिएंटेड कमोडिटी है। तो कमोडिटी सेक्टर्स पे मैं जनरली एज एन इन्वेस्टर मैं दाव कम लगाता हूँ। मैं पर्सनली भी आप देखेंगे मैं बहुत ज्यादा मेटल्स की बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल आता है, उस साइकिल में अगर कोई नीचे की साइकिल में एंट्री ले ले तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग होते हैं। कोई अच्छा स्टॉक जैसे टाटा स्टील है, कई पुराने इन्वेस्टर मिलेंगे जो खाली टाटा स्टील का इंतजार करते थे कि 200 रुपए आ जाए नीचे, उस टाइम पे खरीदेंगे। ऐसा समय आता है कि ये सारे अपने कमोडिटी साइकिल में जब एकदम मंदी रहती है और एकदम नीचे आते तब खरीदें, और फिर धीरे धीरे बढ़ते तब बेचें। अब आप अगर इस लेवल पे घुसेंगे तो हाथ जलेगा। आप जैसे देखिए हिंडाल्को में हुआ, सेल में हुआ लोगों के साथ। तो मेटल्स अभी एक बार का जो होना था, जो कैपेक्स होना था, बहुत सारी चीजें ये कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि कमोडिटी साइकिल रहेगा, अभी तेजी बनी रहेगी, मगर स्टॉक प्राइसेस में इतना ज्यादा ट्रांसलेशन होगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द मेटल सेक्टर। मैं बल्कि मेटल से रिलेटेड जो भी उनके एंसिलरी सेक्टर्स है वहां पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि फाउंड्रीज वाले हैं या मेटलर्जिकल वाली कंपनियां हैं, वेल्डिंग वाली कंपनियां, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। बट ओवरऑल मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, मुझे थोड़ा सा डर लगता है मेटल सेक्टर में, और मैं जनरली भी मैं कम रेकमेंड करता हूं मेटल सेक्टर को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल। इट इज अ गुड ट्रेडर्स आइटम। आप अगर मार्केट में हो, फुल टाइम रहते हो और सिस्टमैटिकली आपको एंट्री एग्जिट आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लेके भूलने वाले स्टॉक्स मेटल्स नहीं होते। नहीं, मतलब बीइंग प्रोफेशनल इस तरफ मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि समय उतना नहीं दे पाऊंगा मेटल को, जैसा आपने पहले भी बताया। सर, शुगर सेक्टर हालांकि बहुत छोटा सेक्टर, अभी अगर इकोनॉमी में उसका पार्टिसिपेशन देखा जाए तो छोटा सेक्टर है, लेकिन इसमें आगे क्या री रेटिंग संभव है क्या सर? नहीं, बिल्कुल है, री रेटिंग हो चुकी है। और शुगर एक ऐसा सेक्टर है जो कि मेरा अभी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सेक्टर्स है, क्योंकि जो इथेनॉल की स्टोरी है उसने स्ट्रक्चरली शुगर सेक्टर को चेंज कर दिया। पहले शुगर एक कमोडिटी हुआ करती थी, पॉलिटिकल कमोडिटी हुआ करती थी। मतलब एमपी और यूपी और एमपी नहीं सॉरी महाराष्ट्र यूपी सब में इलेक्शंस होते थे तो प्राइस बढ़ा रहे, ये कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हालत खराब थी इस इंडस्ट्री की। खूब डेट्स थे बुक्स में, सारी कंपनियां ब्लीड कर रही थी। तो सरकार इतने सारे इंसेंटिव्स और मेजर्स लाई, ये कंपनियां एक बार अच्छे लेवल पे आई। और अब इथेनॉल वाली जो स्टोरी है, जो कि अभी अक्टूबर 2022 तक अगर कंपनियां 20% अगर इथेनॉल नहीं लगाएगी तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, और अभी हम पहुंचे 9.5-10% तक इथेनॉल मिक्सिंग में। तो आप सोचिए यहाँ से डबल कैपेसिटी चाहिए। तो जो बड़ी कंपनियां, जैसे कि आप देखिए रेणुका शुगर, एक टाइम पे जब मुरुकुंबी साहब थे तब ये 12,000 करोड़ के डेट्स पे थी और कंपनी खत्म हो गई थी। फिर धीरे धीरे वापस से विलमार आया तो कंपनी ठीक हो गई। फिर मैंने धामपुर शुगर रेकमेंड किया हुआ, और जब ये क्रूड ऑयल बढ़ता है तो शुगर के प्राइसेस भी को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल की स्टोरी है। सो आई एम वेरी बुलिश। एक बार नीचे आएंगे तो लेना चाहिए, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट पूरी जो खराब थी वो बहुत अच्छी हो गई है। डेट्स इन्होंने काफी खत्म कर दिए, कैपेक्स काफी कर रहे हैं लोग। तो वन आफ्टर द अनदर मैंने शुगर्स काफी रेकमेंड किए हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बलरामपुर चीनी है, धामपुर है, द्वारिकेश है, आपके श्री रेणुका शुगर है, इन सब पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। छोटे स्टॉक्स में कोठारी शुगर है, वो भी रेकमेंड किया हुआ है, पोनी शुगर है, इन सब पे ध्यान दिया जा सकता है। सर, टाटा मोटर्स अभी ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगभग 95% उनकी हिस्सेदारी है इंडिया में। क्या टाटा मोटर्स के शेयर को 2 से 4 साल में आप अच्छा परफॉर्म करते देख रहे हैं क्या? ईवी को पर्टिकुलर पर अगर फोकस करते हुए देखें, हालांकि उनके सारे वेरिएंट जो व्हीकल्स के हैं सब सक्सेस हो रहा है, लेकिन ईवी पे उनकी जो कमांड है और 2-4 साल में उनके कंपटीशन में ऐसा कोई देश में नहीं लगता जो अभी उनको compete कर पाएगा। तो क्या फ्यूचर दिख रहा है सर इसमें? नहीं, देखिए फ्यूचर तो दिख रहा था, इसीलिए ये स्टॉक चला भी बहुत है। दूसरे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को देखते, आप मारुति को देखते तो मारुति आज भी अपना हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया, इतनी बड़ी तेजी आई मार्केट में। बट टाटा मोटर्स जिस दिन टूटा था तो ये 70 रुपए 80 रुपए, और उस टाइम पे लोग 10 रुपए की बातें करने लग गए थे, और वहां से 450-500 भी आया है। तो ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। बट अगेन आपने मुझे अगर नोटिस किया हो, देखा हो, तो मैं टाटा मोटर्स का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, वेरी फ्रेंकली। रीजन ये है कि इनकी बैलेंस शीट बहुत डिफरेंट टाइप की है। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी 1000 करोड़ का लॉस था। कल रिजल्ट आए थे परसों, और क्वार्टरली लॉस 1000 करोड़ का था। अब लोग बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छा है। क्यों अच्छा है जी? क्योंकि 3,500 करोड़ पिछले Q-on-Q में इनका लॉस था, तो लॉस कम होने को अच्छा मान रहे हैं, कोई बात नहीं है।
आपने भी बहुत अच्छे से प्लेस किया क्वेश्चन को कि इंडिया में सारे व्हीकल्स को अच्छा एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ईवी बोले तो सबसे बड़ी आज टाटा मोटर्स एक स्टोरी बन रखी है, टाटा ग्रुप है, और एन चंद्रा जी ने तो वाकई में कमिटमेंट दिया ही है कि मैं इस कंपनी को पूरा ठीक करके रहूंगा। और इतने डेट्स हम अगर बुक्स में 1.25 लाख करोड़ से धीरे धीरे कम जरूर कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बिलीव मी। मुझे डर लगता है, मैं मारुति के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि ईवी को लेकर थोड़े स्लो चल रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, और ईवी भी ऐसा कोई है नहीं कि कोई बहुत बड़ा जादू कर देगा। ईवी के 2 व्हीलर्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे ईवी के 4 व्हीलर्स के बनिस्बत, क्योंकि वहां पे जो 4 व्हीलर्स है वहां पे भी बहुत सारे खर्चे हैं। अगर आप पूरा इकोनॉमिक्स लगाते हैं तो अगर क्रूड सस्ता हो जाए तो बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे 3 साल बाद 6 साल बाद कुछ रिप्लेसमेंट भी होता है, बड़ा कॉस्ट आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 6 लाख की बाद में और खर्चा करना पड़ता है। ये सारी चीजें देखते हुए पर्सनली अगर खरीदने जाता हूँ तो मैंने भी ईवी नहीं खरीदी है। बट यस, ईवी इज द थीम। ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। हमेशा एंसिलरी स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन कंपनियों को तो खरीदना ही खरीदना है। एंसिलरी वाले को बेचना, वो 10 जगह बेचेगा, 10 ईवी को बेचेगा, और ये खाली अपनी एक ब्रांड को बेचते हैं, तो वो एग्रीगेशन वाला बेनिफिट उनको मिलता है, इनको नहीं मिलता। तो आई विल बी मोर हैप्पी टू स्टे इन्वेस्टेड इन ईवी एंसिलरी स्टॉक्स रादर देन एन ईवी प्ले। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, वेरी फ्रैंक। सर आप क्वेश्चंस तो मेरे पास कम से कम मेरे खुद के कम से कम अभी 10-12 और बच्चे हैं, और वो जो मेरे व्हाट्सएप पे रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम आपका समय बहुत कीमती है। अब चूंकि बहुत सारी बातें हो गई, अभी जैसे बहुत सारा इशू अभी मेरे दिमाग में आया, चूंकि आपने टाटा मोटर्स के लास्ट जो लॉसेस 1,000 करोड़ का बताया, उससे पहले 3,500 करोड़ का था, और ग्रेजुअली वो कम हो रहा है। इसको वो पॉजिटिव मार्केट तरीके से देखने की कोशिश थी लोगों की। तो क्या हमें लास्ट क्वार्टर को देखना चाहिए, या ओवरऑल जो पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसके फिगर्स के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट को सोचना चाहिए? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं जनरली सारी चीजें देखनी पड़ती है आपको। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस साल और लास्ट वाले पिछले साल वाले क्वार्टर में क्या हुआ, लास्ट 5 क्वार्टर में क्या होता है। जैसे मैं जैन साहब के जेम्स में कोई स्टॉक लाता हूं तो मैं 5 क्वार्टर जरूर देखता हूं कि पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है। फिर हम 10 साल के भी नंबर्स देख लेते हैं, एक जनरली देखते हैं कि 10 साल से कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही है। देखिए, मेरा तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि मैं कमाती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। टर्न अराउंड पकड़ना मेरी कैपेसिटी के बाहर है। टर्न अराउंड में हो सकता है कि मैं 4 कंपनी पकड़ लूं, 5 पकड़ लूं, मैं 100 टर्न अराउंड कंपनी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अपने कैपेबिलिटीज और कई सारी चीजें होती है उतनी कर नहीं पाते हैं। बट यस, क्वार्टरली रिजल्ट देखने, और आपने सही पूछा कि आपको पूरा होलिस्टिक वो देखना पड़ता है, शायद इसलिए प्राइसिंग भी है, इसलिए कल बाउंस भी किया रिजल्ट्स पे, कल मार्केट भी ठीक थे थोड़े पहले। बट फिर भी मैं तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई लगती है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का मतलब है कि कल कोई और नया प्लेयर आ जाएगा, कल टेस्ला आ जाएगा, कल उधर से कोई आ जाएगा, इसको झेलना मुश्किल है। हमने डीलरशिप चलाई हुई है ऑटोमोबाइल की, मेरे रिलेटिव ने, मेरे पार्टनर ने, हमने देखा हुआ किस तरीके से गाड़ियां बेचना डिफिकल्ट है। मतलब अपन ऊपर से देखते एक अलग चीज है, बट फिर सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रॉब्लम और सारे इश्यूज हैं जो कि अभी टाइम लगा रही है इस सेक्टर को पूरा वो होने में। तो रादर आई विल गो फॉर अ 2 व्हीलर प्ले देन अ 4 व्हीलर प्ले, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो जो आदमी गाड़ी खरीदने की इच्छा रख रहा था वो एक बार बोलेगा चलने दे, 2 व्हीलर ही चलने देते हैं। अगर सस्ता होता फ्यूल तो अपने बच्चे को भी गाड़ी दिला देता आदमी, अगर अफोर्ड कर सकता है, नहीं तो ठीक है बाइक चलने दो। तो ऐसा मुझे लगता है कि 2 व्हीलर्स में ईवी विल प्ले अ बिगर रोल, क्योंकि वहां पे आदमी मार्केटिंग भी करता है, ये करता है, तो वहां पे बहुत बड़ा डिमांड है। सर आज सुबह मैं देख रहा था, आज 9:30 बजे आपका इंतजार था, तो शायद आज आपका प्रोग्राम मैं छूट गया। तो बसंत माहेश्वरी जी थे आज 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 सर के साथ, अनिल सांघवी जी के साथ। तो वो डिबेट पे एक बड़ा अच्छा, मतलब एक हंसी का पार्ट भी समझे अपन, क्योंकि बड़ी सीरियस बात हो गई इस बीच में। ये ट्विटर का शेयर आगे आने वाले सालों में क्या 8 गुना हो सकता है क्या? जो एलन मस्क ने जिस तरीके से अपना पूरा पूरा रिपोर्ट बनाया है, और जो उनका प्रेजेंटेशन रहा है उसको ट्विटर को परचेज करने के लिए, हालांकि अभी होल्ड पे छोड़ दिया उन्होंने फेक अकाउंट्स को लेके, जो उनकी रिसर्च टीम है उसने कहा कि 5% है, उन्होंने कहा 7% है। तो उसका एनालिसिस करने के बाद जो उनकी पॉलिसीज और जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है कि उनके विजन क्या रहेंगे, तो क्या ये ट्विटर पे सर एक इतना, मतलब जैसे माहेश्वरी जी ने कहा 8 गुना तक जा सकता है? एक एक जनरल ओपिनियन सर।
देखिए इलॉन मस्क तो क्या हो गया कि उनके एक एक शब्दों का इतना बड़ा रिएक्शन है वर्ल्ड में। जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या करते थे, अब ट्विटर के और ओपिनियन के असली मजे और शब्दों के साथ जो मतलब एक चीज बोलता है और मार्केट फट जाता है, फिर बोलता है नीचे आ जाता है। कल आप ट्विटर के अगर भाव देखें, जस्ट उन्होंने पहले बोला कि मैं अभी होल्ड पे है और 20% टूट गया, फिर वापस से एक ओपिनियन दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करने वाला, वापस से 10% रिकवर कर गया। तो इस तरीके से ठीक है, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसमैन, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है और उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया भी है और वो इससे काफी सारी चीजों के मोनेटाइजेशन के तरीके निकालने वाले हैं। उनको ऐसा वो अपनी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं और ट्विटर की उनको इंपॉर्टेंस पता चल गई कि कोई भी आदमी अगर बड़ा बनता है तो उसको ट्विटर पे आना ही पड़ेगा। ये एक रूल ऑफ द गेम हो गया। जैसे हमें भी है तो हमें ट्विटर पे आना जरूरी था, हमें भी चैनल वालों ने बोला कि भाई सर एक्टिव होइए, सीएनबीसी आज बोला सर आप एक्टिव नहीं हो ट्विटर पे, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो मैं एक्टिव होना शुरू हुआ। हाँ। आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं सर और मैं तो देख के अचंभित रह गया सर। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि सर के 2 लाख फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं सर। सर आगे थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपको इतना याद रहता है और आप इस तरीके से इस समय पे बोल पाए, दैट इज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो देखिए मैं ये नहीं जानता 8 गुना होगा क्या होगा, बट यस पोटेंशियल बहुत है। और इलॉन मस्क कोई भी चीज बोलते हैं करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उन्होंने बिटकॉइन के लिए भी बोला तो आज देखिए क्या हो गया। सो मैं कोई भी आदमी के विम्स एंड फैंसीज पे और कोई भी चीज पे ऐसे एनालिसिस नहीं करते हैं और मैं खरीदने नहीं जाऊंगा। लोग हमारे पास आते हैं, सर हमें नैस्डैक स्टॉक्स में लगवाइए, यूएस स्टॉक्स में पैसा लगवाइए, मतलब जिस चीज को हम समझ ही नहीं पाए यहीं की कंपनियों को रिसर्च कर ले तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बोलूंगा आप एमपी में रहते हो, जिस शहर में रहते हो एटलीस्ट वहां की कंपनी को अच्छे से रिसर्च करने का आप एक स्टार्ट कीजिए बीड़ा। आप लोग के अगर भोपाल में 10 लिस्टेड कंपनी है, उन 10 लिस्टेड कंपनियों को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप देखिए कितना सीखने को मिलेगा हमें। मैंने ऐसा किया था, मैंने राजस्थान में सेमिनार का एक ड्राइव किया था, तो मैं पहले गया कोटा, तो कोटा में मैंने चंबल को एनालाइज किया, वो रेकमेंड किया, उस टाइम पे 40-50 रुपया हुआ करता था। फिर मैंने भिलवाड़ा गया तो मैंने नितिन स्पिनर को एनालाइज किया। मैं अजमेर गया तो श्री सीमेंट जो कि ब्यावर वहां से नजदीक है, ऐसे करके एक एक स्टॉक को हमने रेकमेंड एनालाइज किया हुआ। मैं जयपुर रहता हूँ तो मैं जयपुर की कंपनियों को बारीकी से देखता हूँ। तो आप जहाँ रहते हो उस कंपनी की फैक्ट्री को देखिए, उस कंपनी के मैनेजर प्रोमोटर्स को आप कई बार मीटिंग्स में देख लेते हैं, आपको पता चलता है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें चैनल चेक और ये जो फिजिकल चेकअप है ये यहीं की कंपनियों में हम कर सकते हैं। तो इतनी दूर की कंपनी में मैं नहीं कर पाऊंगा, पढ़ के जरूर से ठीक है, रिसर्च की भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स सी, आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपर्ट ऑन कमेंटिंग ऑन दैट। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बहुत समय हो चुका आपका ले लिया, क्योंकि आपके नेक्स्ट मीटिंग अभी बिल्कुल होने वाला होगा। मैं सर अब चूंकि जाते जाते आपसे 5 ऐसी टिप्स हैं जो आज हम प्रोफेशनल्स के बीच में एक चर्चा का विषय बने और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन के तौर पर आपसे हमें मिले सर, प्लीज। देखिए मुझे रेटिंग एजेंसीज बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि कंप्लायंस के लोग हैं आप लोग, लीगल वाले लोग हैं, और क्रिसिल और इकरा ये दोनों कंपनियां गजब कर रही है। क्रिसिल इतने खराब मार्केट में भी रेजिलियंट है, इकरा पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। ये जो सिगरेट वाली कंपनीज, हालांकि आईटीसी बहुत रेजिलियंट दिखा रहा था, एक बीएसटी इंडस्ट्रीज ये गजब की कंपनी है, मतलब जिसमें राधा किशन जी दमानी इन्वेस्टेड है। और आप देखिए अगर उस कंपनी को देखेंगे, आश्चर्य लगता है कि 16 के पी मल्टीपल पे है, 48 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 0 डेट कंपनी है और 4% का डिविडेंड यील्ड है और ग्रोथ भी गजब की है। और उसमें राधा किशन जी दमानी जैसे इन्वेस्टर है और उनकी 4-5 ब्रांड बहुत पॉपुलर है। तो ये गजब की, बेसिकली सिगरेट कंपनीज में कई लोग आजकल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो जो ईएसजी रीजंस की वजह से कई बड़े बड़े फंड्स, क्योंकि बोले सिगरेट की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए कई बार इनको वो एफआईआई और इनका वो नहीं मिलता। बट यस, आई रियली लाइक दिस कंपनी। बीएसटी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें और इवन गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट की, ये दोनों कंपनियों पे ध्यान दें, और इवन आईटीसी, ये तीनों कंपनियां अच्छा करेंगी। आपको मैंने इकरा और क्रिसिल बोला, रेटिंग एजेंसीज विल डू वेल। फिर ये अभी जो सरकार ने पावर शॉर्टेज के लिए जो भी मेजर्स लेंगे और पावर क्राइसिस को लेकर कल जो एक न्यूज आई, एनसीएलटी कंपनीज को भी वापस से टीएसयू को बोला गया कि इनको फंडिंग करें, और इवन एनटीपीसी को बोला कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जो पावर एंसिलरी स्टॉक्स है, क्योंकि पैसा आएगा इस सेक्टर में, तो पावर के जो वो बनाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल या पावर के जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं या जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जो भी पार्ट्स यूज होते हैं, एंसिलरीज यूज होते हैं, उन कंपनियों में ध्यान दें।
तो एबीपी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एबीपी इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स। हमने इनफैक्ट आज वीकली पिक पे भी सैटरडे को हम रिसर्च करते हैं तो एबीपी को दिया है, लार्ज कैप भी हो गया। फिर एक मैंने टीडी पावर सिस्टम, अगर आपने सुना था, मैंने 4 दिन पहले जैन साहब के जेम्स में दिया था, कुछ दिन पहले गजब का स्टॉक चला। फिर उसका मैनेजमेंट भी जब आया न्यूज पर व्यूज, अनिल सिंघवी जी का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको अभी अवार्ड भी मिला। और इस शो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ कोई मार्केटिंग करने नहीं आया उसी बिजनेस की, अनिल जी की, बट ये शो को मैं बहुत देखता हूँ एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। न्यूज पर व्यूज आते हैं, 2 मैनेजमेंट का इंटरव्यू लेते हैं अनिल जी 8:30 से 11 तक। लोग बाग हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों को बोरिंग लगे, इधर उधर स्विच कर जाए, बट वो इंटरव्यू सुनना बहुत जरूरी है। आपको मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज, मैनेजमेंट के जेस्चर्स, मैनेजमेंट की पर्सनालिटी, बहुत, जैसे आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं किस कन्विक्शन से बोल रहा हूँ आपको दिखता है। आप मनीष जी त्रिपाठी मुझे क्वेश्चन पूछे तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से पूछ रहे हैं। आपने मुझे अप्रिशिएट किया, सब लोगों ने मुझे, पांडु आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे पता चलता है कि किस हाव भाव से कर रहे हैं। तो वैसे उसमें मैनेजमेंट को देखने को मिलता है, उनके हाव भाव पता चलते हैं। बिल्कुल देखिए वो शो, और बहुत जबरदस्त था, मेरे को बहुत सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से रिसर्च के ऊपर फोकस किया। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं और मेरे पास स्टॉक्स के बारे में और बता दूं, मैं टीडी पावर में एक्चुअली बोलते बोलते मैं मिस कर गया। तो टीडी पावर इज वन स्टॉक। और फिर एक टेक्नो इलेक्ट्रिक, अगेन एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और इसमें भी बहुत सारी स्टोरीज है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक देख सकते हैं। एक मैंने एग्रीकल्चर थीम पे, आई एम वेरी बुलिश। तो मुझे लगता है कि इवन जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जैसे कि जीएसएफसी है या आरसीएफ है, इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और बीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, जो पावर टिलर की बहुत बड़ी कंपनी है, 55% मार्केट शेयर है, मिनी ट्रैक्टर बनाती है एक तरीके से मित्सुबिशी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में। तो बीएसटी टिलर्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से एबीबी, इकरा, क्रिसिल, टीडी पावर सिस्टम, बीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, बीएसटी टिलर्स, ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान दें। सर थैंक यू वेरी मच सर। आज कहीं ना कहीं हम लोगों का सौभाग्य रहा कि आपका इतना कीमती समय हमें मिला, क्योंकि हर समय की अपनी एक बर्थ और वैल्यू होती है। तो और आपका समय, तो ये जो 1-1.25 घंटा आपने दिया हमें, ये कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूबल है। अगर आपके पर्टिकुलर टाइम का मैनेजमेंट देखा जाए तो हम तो धन्य हो गए सर, ये प्रसाद पाकर, इस वैल्यू का, और ये आपसे टिप्स पाकर। तो कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात हो। और आज आपने जो कहीं ना कहीं ये हृदय से इच्छा जताई है कि भोपाल या विद इन एमपी कहीं, तो सर डेफिनेटली ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको फिजिकली अपने अपने बीच में महसूस कर सके, आपकी प्रेजेंस का देख सके सर। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, मेरी एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार और भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन और पूरे एमपी की वेरियस 10 एसोसिएशंस जो जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के सदस्यों का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से लाभ हुआ। आर्थिक कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट के बाद होगा, और रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिचकी आनी है कि किसी ने मुझे याद किया, मेरा समय सार्थक हो गया, पैसा किसी ने कमा लिया। तो मेरे और बौद्धिक आए, मैं तो यही उम्मीद करूं। और बौद्धिक रूप से कहीं ना कहीं आपने आज बहुत सी चीजें सिखाई कि अध्ययन करना कितना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट से पहले उस प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी है, ना कि मार्केट या एजेंट या टिप्स देने वालों को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ चीजें हमने सीखी हैं, हमारे साथियों ने सीखी है, और निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात रही। और उम्मीद है सर भविष्य में, अब मैं आपको कोई मोमेंटो तो भेज नहीं सकता सर यहाँ से फिजिकल की, आपको गुलदस्ता दूं या कुछ मीठा दूं, बस मीठे शब्दों, और हम सभी के जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा वो आपको आशीष दें कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और हम जितने छोटे हैं वो आपको प्रणाम करते हुए बड़े भैया आपको सिर्फ ये निवेदन करेंगे कि आप दीर्घायु हो और हमेशा ऐसी तरीके से लोगों का मार्गदर्शन और भला करते हैं। आप हम लोगों के बीच में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में प्रभु सब कुछ अच्छा रहा तो दोबारा मुलाकात होगी, और जरूर होगी सर। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अपार जी।